अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग जान के ही होंगे, खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज जनाब हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं प्रोग्राम के आगाज़ में जो बज़ाहिर तो छोटा लगता है लेकिन इसका हमारी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर होता है। मौजू है कि हर किसी के लिए बेवजह अच्छा बनने का रवैया। अब ये टॉपिक उन लोगों के लिए अहम है जो अपने जज्बात या दर हकीकत अपनी परवाह नहीं करते हैं। नरमी, उनकी अच्छाई और जो मोहब्बत है वो इंसानी ज़िंदगी के अहम असूल हैं, अहम जज्बे हैं, हमारे इमोशंस हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंस रखते हैं। इनका इस्तेहसाल नहीं होना चाहिए। हद से ज़्यादा अच्छा होना बाज़ औक़ात हमें नुकसान पहुंचा देता है। अब ये जो आदत होती है ना, ये हमें जज्बाती, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर ना थका देती है। अब इस मसले के कुछ नफ्सियाती पहलू भी हो सकते हैं, पर इससे पहले सवाल ये उठता है कि हर किसी के लिए अच्छा बनना गलत क्यों है। जब हम हर किसी के साथ बग़ैर वजह के अच्छा बनते हैं ना, तो हम अपनी हुदूद खो देते हैं। हमारी जो लिमिटेशंस है ना, वो कहीं ना कहीं हम खो देते हैं कि हमने कोई लिमिट ही नहीं रखी है कि हमने कितना अच्छा बनना है किसके लिए। जिसका नुकसान ये होता है कि लोग हमारी कदर नहीं करते हैं। हमारा रवैया जो होता है वो दूसरों को ये मैसेज दे रहा होता है कि वो हमें इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमें यूज़ कर सकते हैं। अक्सर यही देखा गया है कि वो लोग जो हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं ना, वो अपनी ज़िंदगी में ख़ुद सबसे ज़्यादा नाखुश रहते हैं। उनको अपनी ज़िंदगी का कोई ख़याल नहीं होता। सिर्फ़ उनको क्या होता है कि जनाब मैं दूसरों को खुश कर लूँ, दूसरे मेरे से खुश हो जाएं। तो आप ऐसा ना करें, उन लोगों में शुमार ना हो। ज़िंदगी में हर किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है और हम हर किसी को खुश कर भी नहीं सकते हैं। अपने जज्बात की कदर हमने पहले करनी है, जो करना बहुत ज़रूरी भी है। ये मतलब परस्ती की बात नहीं आती है, ये सेल्फिशनेस बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक उसूल है। आप पर सबसे पहले आपकी अपनी ज़ात का हक़ होता है, फ़र्ज़ होता है। इस बात के कुछ नफ्सियाती पहलू भी है, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि बेजा अच्छा बनने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपकी जो खुदी है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, सेल्फ़ इस्टीम है, उसको नुकसान पहुंचाती है। ये चीज़ आपकी शख्सियत को कमज़ोर करने लगती है। आप हर वक्त दूसरों की ख्वाहिशात को पूरा करने लग जाते हैं, उनकी ख्वाहिशात का एहतराम करते हैं और अपनी ज़रूरियात तक को नज़रअंदाज कर देते हैं। वैसे भी जो माहिर नफ्सियात है, उनका इस हवाले से ये कहना है कि अच्छाई में अखलास जो होता है वो ज़रूरी है। अगर आप लोगों को खुश करने के लिए बनावटी अच्छाई दिखा रहे हैं ना, तो ये आपकी शख्सियत को खोखला बना रही है। ये अंदर ही अंदर आपको जो है ना वो दीमक की तरह चाट रही है। लेकिन अगर आप वाकई किसी की मदद करना चाहते हैं तो लाजमी करें। अच्छी बातें करनी चाहिए, पर अच्छाई की तारीफ़ यही है कि ये आपके दिल को एटलीस्ट सुकून तो देना, आपकी रूह को इत्मीनान तो देती हो ना। इससे आपकी जो ऑथेंटिसिटी है वो बढ़ेगी और ओरिजिनल सेल्फ़ जो है वो आपके निखर के आपके सामने आएगी। और इस हकीकत को समझने से आपको ये अंदाज़ा होगा कि आपको अपनी हदूद कायम करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं हमें अपनी ज़िंदगी में इख्तियार करना, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना जिससे आपकी कदर बढ़ती है। जहाँ पे आपको लगे कि जिस शख्स की आपको अच्छे तरीके से हेल्प करनी चाहिए, अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए, वो तो ओवरऑल हमें अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं ना जिनको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाकर ना इम्पॉर्टेंस दे रहे होते हैं, लेकिन वहाँ से हमें कदर नहीं मिल रही होती है। जो हमेशा ना टू वे कम्युनिकेशन होती है, टू वे हर चीज़ें होती है। वन वे जब भी कोई चीज़ होगी ना तो वो नुकसान पहुँचाएगी। तो इसलिए जो आपकी कदर कर रहा है ना उसकी आप कदर करें, जो नहीं कर रहा ना उसको बोले अल्लाह हाफ़िज़ भाई, हम आगे जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी संवारें, अपने आप को नुकसान ना पहुंचाएं। तो हम भी यही कोशिश करेंगे कि जनाब आपको वो तमाम तर चीज़ों के बारे में आगाह किया जाए जिससे आपकी और हमारी दोनों की ज़िंदगी जो है ना वो पुरसकून रहे। अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश किया करें। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम अभी आगे बढ़ेंगे। कुछ अब सेहत के मुतालिक बात कर लेते हैं। और सेहत है तो जनाब हज़ार नेमतें हैं और सेहत के लिए, सेहत को बरकरार रखने के लिए थोड़ा बहुत आपको जो है ना फ़िज़िकल एक्टिविटी का भी सहारा लेना पड़ता है। खाने पीना
कम करना पड़ता है और फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है, तभी आप अच्छी ज़िंदगी, अच्छी सेहत जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो आज हमने बात करनी है फुल बॉडी वर्कआउट के हवाले से, और वो हमने घर में किस तरह करना है, कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी ऐसी एक्सरसाइज हैं, वर्कआउट है जो हम घर में ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे हमारा फुल बॉडी वर्कआउट भी हो जाए और हमें जिम भी जाना ना पड़े और ज़्यादा हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। बिकॉज आप लोग बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं ना, आप कहते हैं हम मसरूफ़ इतने हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम जिम जा सके, हम कोई जो है ना वो एक्सरसाइज कर सके। तो 10 मिनट के अंदर कौन सा ऐसा फुल बॉडी वर्कआउट होता है जो कि आपको टोन अप भी करेगा, आपको पतला भी रखेगा, आपको मोटा भी नहीं होने देगा, और वो आप घर पे इजीली भी कर सकते हैं। तो उस पर बात करने के लिए उज़ैर अतीक ने हमें ज्वाइन किया है, जो फिटनेस एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करते हैं। उज़ैर, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? मैं ठीक, फर्स्ट क्लास। आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। उज़ैर, हमारे देखने वाले बहुत बिजी होते हैं, हमारी आजकल लाइफ वैसे ही बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हुई है, तो हम कहते हैं कि भाई हमें जिम ना जाना पड़े, हमें कहीं बाहर ना जाना पड़े, हम घर में ये सारी चीज़ें कर लें। ख़ासतौर पर अगर हमने एक्सरसाइज भी करनी है तो हम घर में कर लें। तो घर में क्या हम ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं जो झटपट, टाइम भी ज़्यादा ना लगे और वो हमारी बॉडी को जो है ना वो फिट भी रखे? बिल्कुल मुनीबा, देखें वर्कआउट तो ऐसे भी होते हैं, स्पेशली हमारी वो ख़वातीन जो हाउस वाइफ्स होती हैं, इनको मुश्किल होती है कि वो घर के सारे काम काज और उसकी रूटीन इतनी पैक्ड होती है कि वर्कआउट ना कर सकें, जिम ना जा सकें। सो बहुत से वर्कआउट हैं जो हम ईजीली घर पे कर सकते हैं, और उसके लिए हमें कोई ज़्यादा वेट्स की ज़रूरत नहीं होती है, हमें कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं चाहिए होता है। वी सिंपली नीड अ स्पेस जहाँ पे हम वो कहीं वो परफॉर्म कर सकते हैं, और वो इफेक्टिव भी होते हैं, बॉडी टोनिंग में आपको हेल्प करते हैं। एंड एटलीस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जो हमने अपने आप को मोबिलाइज करना है और कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करनी, तो उसके लिए बजाय कि इस चीज़ का वेट करना कि कब जिम जाने का टाइम मिले और कब आप उसको शुरू करें, तो आप घर बैठे बैठे भी शुरू कर सकते हैं। और डेली की 25-30 मिनट का एक अच्छा वर्कआउट आप कर सकते हैं घर के अंदर डेली बेस के ऊपर, जो कि आपकी बॉडी टोनिंग में भी आपको हेल्प करेगा, वजन को कम करने में भी हेल्प करेगा और आपकी लाइफस्टाइल को एक्टिव रखेगा। अच्छा, क्या ये स्ट्रेचिंग और जो वर्कआउट है वो उसका क्या रिलेशन है, और स्ट्रेचिंग कब करनी चाहिए, वर्कआउट कब करना चाहिए, ये भी थोड़ा सा बता दें, क्योंकि लोगों को लगता है अच्छा हम जो स्ट्रेचिंग कर रहे हैं वो शायद हमारा वर्कआउट ही है। तो ये दोनों अलग चीज़ें हैं, और ये कब कब करनी चाहिए? देखें, बेसिकली दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है वार्म अप, ठीक है, और एक होता है बॉडी कूल डाउन वर्कआउट के बाद, ठीक है। अच्छा, जब जब आप वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले वार्म अप जरूरी होता है, और वार्म अप में रिकमेंडेड होता है कि आप डायनामिक स्ट्रेचेस दें। डायनामिक स्ट्रेचेस का मतलब होता है कि फुल बॉडी मूवमेंट करें, ठीक है। और जो वैसे स्ट्रेचेस हम वर्कआउट के बाद करते हैं, स्पेसिफिकली वो मसल जिसको हमने ट्रेन किया हुआ है, वो आपको हेल्प करता है मसल रिकवरी के अंदर। सो जब तक आप जिस मसल को आपने उस पर्टिकुलर डे में हिट किया हुआ है, जिसका वर्कआउट किया हुआ है, अगर आप उसको स्ट्रेच नहीं करेंगे तो वो रिकवरी में नहीं जाएगा, या रिकवरी में जाएगा ऑफ कोर्स, लेकिन उसको उतना हेल्प नहीं मिलेगी टू रेडी फॉर द नेक्स्ट वर्कआउट फॉर द नेक्स्ट डे, और मे बी कमिंग आफ्टर 2 days। सो स्ट्रेचेस भी हमारे इक्वली उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितना हमारा वर्कआउट इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग स्ट्रेचेस नहीं करते उनको असल में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मसल इंजरी हो जाए, और जो क्रैम्स आप सुनने में आता है कि बहुत लोगों को क्रैम्स पड़ते हैं, उसकी बहुत बड़ा वजह यही होती है कि आप जब स्ट्रेचेस नहीं करते तो मसल अपने आप को रिलैक्स नहीं कर पाता। तो बहुत ज़रूरी है जितने भी लोग वर्कआउट के लिए जाते हैं, मैं उनको ये मैसेज दूंगा कि स्ट्रेचेस से मत भागें, ठीक है, बहुत इंटेग्रल पार्ट है। वर्कआउट से पहले जो है वो आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लें, आप जो है ना वो वार्म अप ज़रूर करें अपनी बॉडी को। आइए फिर हम भी अपने स्पॉट पे चलते हैं, जो आपने एक्सरसाइज हमें करके दिखानी है, बल्कि हमारे देखने वालों को, कि घर में वो फुल बॉडी वर्कआउट किस तरह कर सकते हैं। जिस तरह मैं बात करी थी कि 10 मिनट में फुल बॉडी वर्कआउट हो सकता है, और वो किस तरह का हो सकता है, उसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज आती हैं, वो हमने आपसे सीखनी है। बेसिक तो नॉर्मली ये कि अगर आपने स्टार्ट करना है, हाँ, तो आप यू कैन डू दैट आराम से, आप अपना थोड़ा सा वार्म अप के लिए स्टार्ट करें, जिससे नी रेजेस, ठीक है ना। अब इसमें इंटेंसिटी आपने देखनी है कि अगर आप बहुत बिगिनर्स हैं तो उसको आप 20 रेपिटेशन से स्टार्ट करें और उसकी स्पीड लो रखें। अगर आप एडवांस लेवल पे थोड़े से एमेच्योर पे चले गए तो आप इसको स्पीड अप भी कर सकते हैं। स्पीड अप में इसको आप थोड़ा सा हाई नहीं कर सकते हैं ये, और एंड यू नीड टू स्टे ऑन द टोज, ठीक है ना। और इसकी रेपिटेशंस आप करें कम से कम 15 से 20, और सेट्स करने कम से कम 3 से 4। अच्छा, so, वो लोग जितने भी जो सिर्फ चाहते हैं कि घर बैठे बैठे हम वर्कआउट कर लें और हमें कोई इक्विपमेंट की जरूरत न पड़े, तो वो इससे स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद फिर बहुत सारे स्ट्रेचेस को हम क्रॉस टच टोज बोलते हैं। इसमें आपकी बॉडी स्ट्रेच भी होती है, हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स, और आपका अपर बॉडी भी इस्तेमाल होती है। ये आपने पोजीशन करनी है,
और इसको पेंडुलम मूवमेंट करनी है। ये यहाँ से हाथ आएगा तो इस टो को टच करेगा, ठीक है, ये हाथ इसको टच करेगा। ओह, अब आप जब ये करते हैं तो इसमें आपकी लोअर बैली भी हिट होती है, आपका शोल्डर भी हिट होता है और आपका हैमस्ट्रिंग भी इंगेज होता है ठीक इसमें। है, मतलब फुल बॉडी आपकी इसमें एंगेज हो रही होती है। तो इसमें आप ठीक है, अगेन 15 to 20 रेपिटेशंस करें और स्लो करें, कोई जल्दबाजी नहीं कि आप इसको तेज तेज करें, बिकॉज इफेक्टिवनेस के लिए मोशन, रेंज ऑफ मोशन बहुत जरूरी है, ट्रू। तो इसको आप ऐसे करें। सो ये अगेन वही 15 to 20 रेपिटेशंस के साथ और कम से कम 3 सेट मिनिमम। और आप तो प्रोफेशनल है ना, इसलिए आपका टो को हाथ लग रहा है। जिन जो प्रोफेशनल है, जो बिगनर है, उनका तो नहीं टो को हाथ लगेगा। अच्छा, इसमें हाँ वो ये देखिए बेंचमार्क तो ये है कि आपने टो को टच करना है। ये मेरी रेंज इसलिए डिफाइन हुई बिकॉज़ आप प्रोफेशनल हैं। जिन लोगों का नहीं हाथ पहुंचता तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं कि उनको कोई सख्ती होगी या कोई, ग्रेजुअली अगर आप करते हैं और आपका यहाँ तक जाता है। कुछ लोग ऐसे भी तो जिनकी बेली फैट ज्यादा होता है, वो बेंड जब करते हैं तो उनका हाथ आगे नहीं पहुंच पाता, तो देयर इज नो नीड टू गेट इनटू ट्रबल कि आप अपने आप को ये महसूस करें जी मैं सही नहीं कर रहा। ठीक है, आप सही करें, इंक्रीज आहिस्ता आहिस्ता होगा। जब आप रेगुलर करेंगे तो आपकी रेंज बढ़ना शुरू हो जाएगी। सो आहिस्ता आहिस्ता आप भी टच करना शुरू कर देंगे टो को। सो दिस इज नॉट डिफिकल्ट, इट जस्ट रिक्वायर्ड अ कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। ठीक है। उसके बाद एक और अच्छी मूवमेंट होती है जब आप अपने शोल्डर्स को यूज करते हैं रोटेशंस के लिए। ठीक है, सिंपली आपने इसको ऐसे करना है और क्लॉकवाइज रोटेशन करनी है। ये आपके रोटेटर कफ को एंगेज करेगा। दिस इज वेरी गुड वर्कआउट फॉर द शोल्डर्स। अच्छा, क्लॉकवाइज आप इसको 10 टाइम करें और फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम करें। अच्छा, अगेन रेपिटेशंस के लिए वही इसको करें कि कम से कम 3 सेट और इसके परफॉर्म करें आप। और ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है जिनके बाजू बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, फ्लैपी आर्म्स होती हैं, और वो अपने फ्लैपी आर्म्स को भी कम करना चाह रहे होते हैं, टोन अप करना चाह रहे होते हैं। ये आर्म का एरिया होता है ना, इसके लिए ज्यादा इफेक्टिव जो होता है वो आपका ट्राइसेप एक्सटेंशन होता है। अच्छा, सो अगर आपके पास घर में वेट नहीं है दैट्स फाइन, आप सिंपल मूवमेंट करके इसको ऐसे करना शुरू कर दें। अच्छा, सिर्फ हाथ के इशारे से एक आपकी मोबिलिटी जरूरी है यहाँ पे इस एरिया की। सो इसको जब आप एंगेज करेंगे सो आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। अगर आपके पास घर में कोई वाटर बॉटल है आप उसको यूज कर लें, 500 ग्राम वाली, 1000 ग्राम वाली, जो होती है, ठीक है, उसके दोनों साइडों पे करें। अगेन इसके भी आपने 10 से 12 रेपिटेशंस दोनों साइडों पे करें और 3 से 4 सेट इसके परफॉर्म करें। उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो हम सब जिससे भागते हैं वो हमारे पुशअप्स होते हैं। अच्छा। और अक्सर लोग कहते हैं हमने पुशअप, हालांकि पुशअप इटसेल्फ एक बहुत अच्छा वर्कआउट है जिसमें आपको, बहुत से लोग कहते हैं जी हमसे फुल फ्लेज जो है वो पुशअप्स नहीं होते। अच्छा। अब उसमें बेसिकली जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका ये है कि आपका जो शोल्डर वेट है दैट शुड बी ऑन द पाम। ओके, सो ये इसकी अगर एग्जैक्ट पोजीशन है, आप कोई बंदा जाके इसको ऐसे करे और अपने एल्बो आपने अंदर की तरफ नहीं, बाहर नहीं निकालनी, इट शुड बी इनसाइड। और ये ओके, मतलब बाहर की साइड पे नहीं होने चाहिए आपके एल्बोज। अब आपको मैं इसकी टेक्निक बताता हूँ। इसमें आपका जो लोड आ रहा है वो आपके चेस्ट, आपकी बैक, आपका शोल्डर और आपका ट्राइसेप, ओके, 4 to 5 मसल इसमें एंगेज। इट्स अ कंपाउंड मूवमेंट, ओके, इसलिए बहुत अच्छा वर्कआउट है। अगर जो लोग कुछ भी नहीं करते और वो सुबह उठ के 50 और 100 पुशअप्स निकालते हैं वो फिर भी एक्टिव रहते हैं। सो दिस इज द एग्जैक्ट। अब जो लोग ये नहीं कर पाते बिकॉज अपना बॉडी वेट कैरी करना मुश्किल होता है, सो उनका आसान तरीका ये है कि आप इसको अदर तरीके से कर लें। वो ये तरीका है, आप अपने नीज पे आए और इस पे जाके इस मूवमेंट को ऐसे करें। ओके, सिंपल। सो आपका लोड जो है वो आपके सिर्फ ट्राइसेप्स पे रहेगा। अगेन इसकी भी कोशिश यही करें कि आप इसके 10 से 12 रेपिटेशंस परफॉर्म करें और कम से कम नंबर ऑफ सेट्स 3 रखें। ठीक है। इसके बाद बहुत से लोग जो मसला होता है वो कहते जी सिंपल आपने बॉक्सिंग करनी है, आपका ये स्टांस होगा, इसमें ऐसी पोजीशन में आपने रखना है और ये आपने करना है। ठीक है, पंचेस करने आपने। अब आपने ये मूवमेंट करनी है। जब आप ये मूवमेंट करेंगे तो आपके ओब्लिक्स पूरे एंगेज होंगे, आपका शोल्डर एंगेज होगा, ये बेली के लिए भी अच्छा है वर्कआउट। ओके, सो ये रोटेशन है, सिंपल रोटेशन है। इसमें कोई आपका वेट एंगेज नहीं है, नथिंग, इट्स जस्ट अ मूवमेंट। ये अगेन आपने 10 रेपिटेशंस ईच साइड और सेट्स 3 से 4। उसके बाद अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं लोअर बैक की, जो बहुत ज़्यादा लंबा अरसा काम करते हैं, उनको बैठ के सिटिंग पोस्चर में लोअर बैक का मसला होता है। ठीक है। तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है। ये पोजीशन में आ जाना है आपने और इसमें इसको बोलते हैं कैट कैमल पोज। ठीक है, ओके। सो इसमें यहाँ पे आपने इसको रखना है और जब आप इसको ब्रीथ इन करेंगे तो ये आपका सारा कोर अंदर की तरफ जाएगा ब्रीथ इन पोजीशन में। ओके, और यहाँ पे आपने इसको आउट करना है। अच्छा, हिप को पीछे पुश करेंगे, बैक लोअर होगी और आपका पूरा लोअर बैक स्ट्रेच होगा। ये पोजीशन है, यहाँ पे आपने इसको इन करना है। ओके, इनहेल। ठीक है। ये सारी ब्रीदिंग टेक्निक आपकी यूज होगी और ये आपका आउट है।
सो दिस इज अगेन परफेक्ट मूवमेंट, जिसमें भी आप 10 से 12 रेपिटेशंस करें, कम से कम नंबर ऑफ सेट्स जो है वो 3 से 4 करें। सो जो लोग कंप्लेन करते हैं ड्यूरिंग द सिटिंग में, अगर उनको प्रॉब्लम होती है, इट्स एक्सीलेंट वर्कआउट। ठीक है, ये लोअर बैक वालों के लिए भी अच्छी है कि क्योंकि अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें लोअर बैक में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हमारे अक्सर लोग जो ऑफिस वगैरह में बैठते हैं और इवन घर में खवातीन जो नेक कंप्लेंट करती हैं कि जी बहुत यहाँ पे पेन हो रहा है, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसको पोजीशन में जाएं और नेक मूवमेंट करनी है। दिस इज रोटेशन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, लाइक दिस। और फिर यहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन, और फिर यहाँ से यूं डायरेक्शन। सो जिन लोगों को सर्वाइकल का मसला होता है, यहाँ पेन होती है बहुत लंबे अरसे कंप्यूटर के आगे बैठ के, स्क्रीन के आगे बैठ के, इवन खवातीन को, तो वो सर्टन पोजीशन में वो ये करें, और ये दिन में कम से कम आप 4 से 5 बार करें, तो आपका जो नेक पेन का मसला खत्म हो जाएगा। और रोटेशन की इसमें जो क्वांटिटी है वो आपने ऐसी रखनी है, 10 का सर्कल रखने के, 10 क्लॉकवाइज, 10 एंटी क्लॉकवाइज, और 10 अपवर्ड, 10 डाउनवर्ड। ठीक है। अब हिप फ्लेक्सर्स का लोगों को अक्सर मसला होता है जो बहुत लंबा ड्राइविंग करते हैं या अगेन सिटिंग में रहते हैं, सो उनको प्रॉब्लम होती है। वो इसको रोटेट करने के लिए सिंपल ऐसे बैठें। अब ऐसे बैठना थोड़ा मुश्किल है बहुत से लोगों के लिए कि वो ऐसा सीधा नहीं बैठ सकते। प्रॉब्लम होती है कि नी टच नहीं कर रहा होता, वो यूं यहीं तक रहते हैं। सो ग्रेजुअली ये आपको अपनी मोबिलिटी पे काम करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ बैठते हैं, आप किसी चीज का सहारा ले लें शुरू में। अगर आपके पास पीछे कोई वॉल है तो आप वॉल रख लें, अगर नहीं भी है तो हाथों से ऐसे कर लें, और इसको आउटवर्ड करना है, लाइक ये एंड ये, सिंपल। 5 टाइम यहाँ लेके जाएं, 5 टाइम यहाँ लाएं, और फिर इस टांग को करें। ठीक है। करना आपने ऐसे कि आप ऐसे उठा के कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। आप कोई हर्डल रखने के लिए कोई आगे डंबल, कोई पानी की बोतल भी रख सकते हैं, ताकि आप अपने ब्रेन को ये बताएं कि मैं इस चीज को क्रॉस कर रहा हूँ, एक बैरियर को मैंने क्रॉस किया, मैं वापस वहां पे आ रहा हूँ। और इसका फिर एडवांस वर्जन भी है कि अगर आप सीधा बैठते हैं, आप दोनों टांगों को बाहर निकालें, ये। ठीक है। सो दिस इज वेरी एडवांस वर्जन। ठीक है, ये आपके लिए है। अच्छा, ऐसी कौन सी एक्सरसाइज हैं जो सबसे ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर रही होती हैं? बिकॉज हम एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं लेकिन हम कैलकुलेटिव होते हैं कि ऐसी कौन सी एक्सरसाइज करें जिसमें हमारी कैलोरीज ज़्यादा बर्न हो, हम वो वाली ज़्यादा करें। इसमें जितने भी वर्कआउट आप करेंगे, जिसमें आपकी हाई इंटेंसिटी में जाएगी, जितना कार्डियो वर्कआउट इसमें, अगर आप जंपिंग जैक्स करते हैं, हाई नीज करते हैं, माउंटेन क्लाइंबर्स करते हैं, मैं आपको करके बता देता हूँ। अगर आप जंपिंग जैक्स की बात करें, जंपिंग जैक सिंपल पोजीशन ये वाली है, ये। अब इसमें ऑफ कोर्स कैलोरी ज्यादा बर्न होगी एज कंपेयर टू दिस वर्कआउट, बिकॉज इसमें मेरी मूवमेंट स्लो है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं हाई नीज की, और सॉरी माउंटेन क्लाइंबर्स की, तो माउंटेन क्लाइंबर्स की ये पोजीशन है। अब इसमें मैं अगर इसको ऐसे करूंगा, सो मेरी कैलोरी ऑफ कोर्स लेस होगी, और अगर इसको मैं ऐसे करूंगा तो ऑफ कोर्स मेरी ज्यादा कैलोरी बर्न होगी। थोड़ा फास्ट करेंगे तो ओके। सो ये इंटेंसिटी आपने खुद डिफाइन करनी है। तो इसमें भी आप कोशिश करें कि 25 के रेपिटेशन के साथ आप इसमें 3 से 4 सेट्स कर लें, सेट्स कर सकते और हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आपने बढ़ना है तो 100 के ऊपर जा सकते हैं हम, बिकॉज ये अगेन कंपाउंड मूवमेंट है। अच्छा। सो ये आपकी लोअर बेली, आपकी लेग्स, आपकी बैक, और आपकी जो ग्लूट्स है उसको एंगेज करती है। मतलब ये एक सिर्फ जो है माउंटेन क्लाइंबिंग, एक ही सिर्फ एक्सरसाइज आपकी पूरी कंपाउंड एक्सरसाइज आ जाती है। मूवमेंट में 3 से 4 मसल आपके एंगेज होते हैं। सो अगेन इसकी अगर आपने करनी है तो कोशिश करें कि ये हाई इंटेंसिटी में आता है, इसमें ज़्यादा कैलोरी बर्न होंगी। अगर आपने इसको एम करना है कि मैं ज़्यादा कैलोरी बर्न करूं, तो इस वर्कआउट पे फोकस करें, और इसकी कोशिश करें कि कम से कम 25-25 के 4 सेट्स कर लें, ठीक है। 50-50 के 2 कर लें, या इनिशियली अगर आप बिगिनर हैं तो आप 20-20 के 3 सेट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। ये सारी फुल बॉडी एक्सरसाइज थी जो आप घर में इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट का ये आपका टाइम लगेगा, जिसमें आप ये अपनी बॉडी को जो है यूज टू कर सकते हैं। उज़ैर अतीक हमारे साथ मौजूद है, फिटनेस एक्सपर्ट है। उज़ैर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और इसके ऊपर बात की। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने आज आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन सबसे पहले हम किताबों के हवाले से बात करेंगे। आज कौन सी किताब है जो प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे लिए लेकर आए हैं, उन्हीं की तरफ चलते हैं। जी प्रोफेसर साहब। शुक्रिया मुनीबा।
आज हम जो किताब आपके सामने लेके आए हैं वो बहुत ही शानदार नावल है रूस का। कहते हैं कि रूस में नावल के जिन्नात पैदा हुए, बड़े बड़े कदावर लिखारी पैदा हुए, और उन्हीं कदावर लिखारियों में से एक कदावर लिखारी एंटन चेखोव है। एंटन चेखोव ने अपने भाई को ख़त लिखा एक, वो खतूत मुझे से कहीं मिले, मैंने उनको तर्जुमा किया इत्तेफाक से। वो पुरानी बात है ज़रा, जब एंटन चेखोव का 100 साला जश्न मनाया जा रहा था, ये तब की बात है 2004 में। 1904 का सन था, और जब 100 साल कंप्लीट हुए तो 2004 था। तो मेरी इस जश्न पे फिर हल्का बाबे ज़ोक ने चेखोव पे ये रखा, प्रोग्राम रखा, तो उसमें फिर मैंने उसके खतूत का जो तर्जुमा था उससे एग्जर्प्ट्स लिए और उसका एक थीसिस डेवलप करने की कोशिश की। तो चेखोव का जिक्र इसलिए आया है कि उसने अपने भाई को लिखा कि अगर तुमने कुछ पढ़ना है, जैसे कुछ सीखना है, तो फिर तरगनेव का फादर्स एंड सन्स पढ़ो। तो हमने चेखोव साहब की बात मानी और हमने तरगनेव का फादर्स एंड सन्स आपको पेश कर दिया। आज की किताब फादर्स एंड सन्स है, बाप और बेटे के नाम से तर्जुमा किया है। और किताब का ये तर्जुमा जो है वो अनवर अज़ीम साहब ने किया है, जो कि रूसी ज़बान जानते थे और डायरेक्टली वहाँ से इन्होंने तर्जुमा किया। और साथ ही साथ इस किताब को ये बताना ज़रूरी है कि इस किताब को शाया किया है बुक कॉर्नर जेहलम वालों ने। जेहलम वालों का तखस्सुस ये है कि किताब बहुत खूबसूरती से शाया करते हैं। इसमें आज जा बजा आपको स्केचेस मिलेंगे जो सिचुएशन के मुताबिक हैं, जैसे कि ये खूबसूरत स्केचेस हैं, आपको ये नज़र आएंगे। आप इसके टाइटल और बैक टाइटल वगैरह देखेंगे, और फिर इसका मयार जो है वो बहुत शानदार है। छिपाई, लिखाई छिपाई जिसे कहते हैं ना, लिखाई छपाई, वो वाला मयार बहुत अच्छा है। अच्छा, तर्जुमे पर मैं ये समझता हूँ कि हमें, चूँकि हमीद शाहिद साहब का तर्जुमा पढ़ने की आदत है, तो हम दरअसल दो लोग हैं, एक हमीद शाहिद है और एक शाहिद हमीद हैं। तो हमीद शाहिद साहब अभी माशाल्लाह हयात हैं, अफसाना निगार हैं, बड़े शानदार। ये शाहिद हमीद साहब, माजरत मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे तराजुम किए। उन्होंने जस्टिन गार्डर का सॉफिस वर्ड का ऐसा तर्जुमा किया कि शाहकार बन गया। ग्रामर्स ऑफ ब्रदर्स का तर्जुमा किया कि शाहकार बन गया। हमें उनके, या ज़ोए अंसारी के रूसी यानी लिटरेचर के, हमें उनके तर्जुमे पढ़ने की आदत है। तो अनवर अज़ीम साहब का तर्जुमा थोड़ा सा उस मायार से ज़रा सा मुझे लगा कि उस मायार पे पूरे नहीं उतरते। बहरहाल इसके बावजूद ये बहुत अच्छा तर्जुमा है, और ये बड़ा कारनामा है कि चेखोव जिसको बेहतरीन नावल समझता था नौजवानों के लिए, उसका तर्जुमा हमारे सामने वो ले आए बुक कॉर्नर जेहलम वाले और अनवर अज़ीम साहब। तो गुजारिश ये है कि इसमें एक हीरो है जो नाहिलिस्ट है, हर चीज़ को, पुरानी तमाम अक़दार का मजाक उड़ाता है, उनका इनकार करता है। बाज़रूफ़ उसका नाम है, और ख़ुद सड़ियल भी है, और मज़का भी उड़ाता है पुराने लोगों का। और इसकी एक डुएल भी होती है, यानी पुराना जो पुरानी अक़दार, पुराने रूसी अक़दार का अलमबरदार शख्स है, ज़रा सा एजड है, उसके साथ और मुबारज़त कहते हैं ना, जैसे दोनों आमने सामने आके बंदूक लेके खड़े हो जाते हैं। तो उसके अलावा और एक और पहलू भी मज़े का है, वो है इंसान दोस्त होने का। फिर मज़े की बात यह है कि ये फ़लसफ़े का मजाक उड़ाता है, और ख़ुद ये जो नावल है ये नाहिलिस्ट फ़िलासफ़ी की तरवीज में लिखा गया। फिर इस नावल में हेगल की गहरी छाप है। हेगल की छाप जो है वो कार्ल मार्क्स पे थी। और ये समझ लीजिएगा कि जब रूस नई करवट ले रहा था, ज़ार्स के ख़िलाफ़ और बल्शविक रियासतों की तरफ बढ़ रहा था, उस इनकलाब की तरफ बढ़ रहा था, तो उस ज़माने को जो कंट्रीब्यूट करने वाली तहरीरें हैं, उन चंद तहरीरों में से ये भी एक नावल है। तो बहरहाल आपको नज़र आएगा कि फ़लसफ़े का सहारा लेके ही फ़लसफ़े का मजाक उड़ाया, और ये मजाक उड़ाता है, कहता है कि एक रूमानी तसव्वुरात थे, क्या किन चक्रों में पड़े हुए हैं। वही जो मार्क्स ने भी कहा ना कि फ़लसफ़ा जो है ना वो इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि ज़िंदगी क्या है, फ़लसफ़ा इसलिए पढ़ना चाहिए कि ज़िंदगी को बदला कैसे जाए। तो यही इसका मतम नज़र है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अपनी तमाम सड़ियलपन और ताक़ुल पसंदी और नाहिलिज़म के बावजूद इस शख्स ने 2 मोहब्बतें की। जो इसका हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है बाज़रूफ़, उसने 2 मोहब्बतें की और नाकाम की, और ऐन जवानी में एक छोटा सा कट लगने के बायस मर गया, इन्फेक्शन फैला और मर गया। तो इसके माँ बाप इससे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। अब देखिए मोहब्बत कितनी जगहों पे आ रही है, बेपनाह मोहब्बत करते हैं। ख़ुद ये भी 2 दफ़ा इन्वॉल्व हो चुका है। तो तमाम ताक़ुलात के बावजूद इस नावल पे जो चीज़ हावी है वो जज्बात हैं। तो तरगनीफ़ ने यह बताने की गालिबन कोशिश की है कि ठीक है,
आप ताकुल पसंदी का दामन न छोड़ें, लेकिन जज्बा जो है बहरहाल उसको तफव्वुक हासिल है। अब पता नहीं इसमें वो जज्बे की गुंजाइश क्या मजमूई तौर पे निकालते हैं या सिर्फ तरक्की पसंदाना गुंजाइश निकालते हैं। ज़ाहिर है हमने गोरकी को देखा और बाकी लोगों को भी देखा, तो ये यही कहते हैं कि इनकलाबी सोच के साथ स्पिरिट मिला देनी चाहिए, जज्बा इमोशन मिला देना चाहिए, तो ही कोई आउटकम होता है। बहरहाल इस नौजवान की मौत बड़ा दुखी कर देने वाली मौत है। इसके वालिदैन अकेले रह जाते हैं और जो इसका जो एक बुनियादी थ्रस्ट है वो यही है कि पुरानी तमाम अक़दार जो नक्शे कोहन तुमको नज़र आए मिटा दो। 1862 1862 में ये पहली बार शाया हुआ और इसने बहुत ज़्यादा लोगों को मुतासर किया, लेकिन चूँकि ज़्यादा देर रूस में ख़ुद रहे नहीं तरगनेव साहब, इसलिए शायद इनका नाम जो है वो टॉल्स्टाय और चेखोव और दोस्तोयेव्स्की इनके साथ नहीं लिया जाता। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो लोग ये इसको पढ़ लेते हैं वो ये समझते हैं कि दिस इज़ इक्वली गुड और उसी लेवल का बेपनाह खूबसूरत नावल है जिसको ख़ुद चेखोव ने अगेन कहा कि ये पढ़ना चाहिए। तो ये नावल इस लेवल का नावल है जनाब, तो बिल्कुल आप इसकी किरदार निगारी में खो जाएंगे। बड़ी बारीक बीनी है, नफासत है किरदार लिखने में। और आखिर पे मैं जाते जाते ये ज़रूर अर्ज़ करता चलूँ कि लगता ऐसे है कि जैसे D.H. लॉरेंस जब लिखते थे तो उनके लाशऊर में कहीं इसकी जो बनाए हुए किरदार थे, जब ये कैरेक्टराइजेशन करता है तरगनेव तो नफ्सियाती उलझनों से भरा हुआ करैक्टर बनाता है। ख़ुद अपने अंदर ही एक कशमकश जो है ना वो किरदार के जारी रहती है। जैसे ये खुद देखें ना, बाज़ारोफ भी एक तरफ ताकुलात पसंदी है, मजाक उड़ा रहा है, ताकुलात पसंदी है भी और पुरानी ताकुलात का मजाक भी उड़ाया जा रहा है, और दूसरी तरफ मोहब्बतें भी कर रहा है और मोहब्बतें ले भी रहा है। तो बहरहाल ये एक इंतहाई खूबसूरत नावल है, हर शख्स को पढ़ना चाहिए। आलमी अदब के क़ारीन को तो लाजमी पढ़ना चाहिए, और उर्दू में चूँकि मौजूद है तो उर्दू अदब को भी पढ़ना चाहिए, उर्दू अदब के तालिब इल्मों को भी पढ़ना चाहिए। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में नमूनिया बच्चों की अमवात की बड़ी वजह है, और ख़ास तौर पर 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। हर साल हज़ारों बच्चे इस बीमारी की वजह से अपनी जान खो देते हैं, और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन हर 1000 ज़िंदा पैदा होने वाले बच्चों में से 7 या 8 बच्चे जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ नमूनिया की वजह से मर जाते हैं, जिससे मुल्क में बच्चों की सेहत एक संगीन मसला बनती जा रही है। नमूनिया पैदा करने वाले बैक्टीरियाज़ और वायरस जो है वो आम है, और बाज़ औक़ात एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस की वजह से भी इनका जो इलाज है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट खुशकिस्मती से पाकिस्तान के जो वैक्सीन प्रोग्राम्स हैं उनमें इसकी वैक्सीन भी शामिल की गई है, ताकि इस ख़तरे को कम से कम किया जा सके। ताहम वैक्सीन लगवाना, बर वक्त तशख़ीस करना और सही इलाज करवाना अभी भी बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चों की जानें बचाई जा सके, और नमूनिया के ख़िलाफ़ आगाही और मौसर इलाज जो है वो बच्चों और बड़ों की ज़िंदगी को महफूज बनाने के लिए इंतहाई अहम है। दूसरा ये कि ये सिर्फ बच्चों में नहीं पाया जाता, ये बड़ों में भी हो रहा होता है। ख़ास तौर पर जो हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उनको भी जब ठंड लग जाती है और वो जब बुखार बिगड़ जाता है, नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो वो और भी ज़्यादा जानलेवा हो जाता है। तो इससे बचना कैसे है नमूनिया से, इसमें हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो किस तरह इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं, उस पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर राशिद ज़िया ने आज हमें ज्वाइन किया है, जो कि ENT स्पेशलिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर राशिद, जिससे मैंने बात की नमूनिया के हवाले से, ये इतना ख़तरनाक मर्ज़ है जो कि हज़ारों या सैकड़ों जाने तो हर साल लेता ही है, वो एडल्ट्स हों, वो बुज़ुर्ग हों या फिर वो बच्चे हों। लेकिन इसको क्यों इतना नॉर्मल लिया जाता है, नॉर्मल समझा जाता है कि अच्छा बुखार हुआ है, नमूनिया हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। इतनी ख़तरनाक बीमारी है, लेकिन इसको इतना कैजुअली किस तरह लिया जा रहा होता है? छोटे बच्चों में मुदाफ़ियत काफ़ी कम होती है जी, बॉडी रिज़र्व भी कम होते हैं। इन्फेक्शन सबसे बड़ी वजह है बच्चों में बहुत सारी इन्फेक्शंस शदीद होने की, सीरियस होने की और जानलेवा होने की। और मोस्टली ये बात आपने सही कही कि वायरस से, बैक्टीरिया से और अनकॉमनली फंगस से भी ये काम हो रहा है। ओके। और शुरू में इसको आसानी से हम रिवर्ट कर सकते हैं, बच सकते हैं।
अच्छा। इससे बचाव की भी बहुत तदाबीर हैं। इसको अर्ली ट्रीटमेंट से भी 100% काबिल इलाज है। वायरल तो खुद ही रिवर्ट हो जाता है अगर हम बच्चे की सिंपल चीज़ों से थोड़ी केयर कर लें। बैक्टीरिया जब भी आएगा या शक भी होगा तो फ़ौरन एंटीबायोटिक और प्रॉपर एंटीबायोटिक दी जाएगी फुल डोज में, उस एज के हिसाब से। ये आपने बिल्कुल बजा कहा कि बच्चों में ही नहीं, एल्डरली पेशेंट्स, एल्डरली लोग जिनकी एज ज़्यादा है या उन लोगों में जिनके ऑलरेडी सांस के वीक हार्ट के मसाइल हैं। वीक हार्ट हो या वीक लंग्स हो, उनमें निमोनिया का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है। वो लोग जो स्टीरॉयड पे हैं, जोड़ों के मसाइल हैं, या जस्ट फॉर नथिंग स्ट्रेस में रहते हैं। कुछ लोग होते हैं वो थोड़े उदास रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। जो भी शख्स स्ट्रेस में रहेगा स्टीरॉयड लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा, मुदाफ़ियत कम हो जाएगी। हम लाहौर में भी रहें और उदास भी रहें और डिप्रेस भी रहें तो उसका फिर इलाज मुश्किल हो जाएगा। ये तो फिर सोने पे सुहागा हो गया ना। आप फिर छक्के पे छक्का मारते जा रहे हैं। एक तो आप लाहौर में रह रहे हैं जिसकी मुज़र सेहत, हवा है, फ़िज़ा है, और उसके बाद फिर आप सैड भी हैं और उसके ऊपर और छक्का लग गया है। मतलब 3 चीज़ों का हाई रिस्क पर है। लाहौरी हाई रिस्क हैं, एट हाई रिस्क। जितने भी अर्बन एरिया में लोग रह रहे हैं, शहरी इलाके में जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है, स्मोक ज़्यादा है, स्मॉग है, वहाँ पे चांसेस कहीं ज़्यादा है। छोटे बच्चों में मुदाफ़ियत की कमी की वजह से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन फॉलोड बाय ब्रोंकाइटिस, एस्थमा और ख़ास तौर पे निमोनिया जो आज का टॉपिक है, इसमें बैक्टीरियल निमोनिया तो 100% बचा जा सकता है। अच्छा। और अच्छा, ये बैक्टीरियल और वायरल दोनों अलग निमोनिया होते हैं? बिल्कुल अलग अलग। अच्छा, दोनों की इकसाम अलग है? जी बिल्कुल सही। तो ये इसको किस तरह आइडेंटिफाई किया जा सकता है और दोनों का क्या इलाज भी डिफरेंट होता है? ये बड़ा सिंपल सा तरीका है जी। जब भी बच्चे को कॉमन कोल्ड होगा, जिसको आम सिंपल नज़ला ज़ुकाम कहते हैं, या इन्फ्लुएंजा जो काफ़ी सीरियस किस्म की वायरल इन्फेक्शन है, जिसमें पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो जाती है, जिसके लिए वैक्सीन भी मौजूद है। ये शुरू में सिंपल सा छींकें, बुखार हुआ, मदर ने केयर नहीं की, टाइमली उसको डाइट, टाइमली उसकी स्टीम, टाइमली उसको थोड़ा सा पोल्यूशन से बचाना, ठंड से बचाना। अब रैपिडली मौसम चेंज होगा, अपने कपड़ों का इंतहाई ख्याल किया जाए, वार्म ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा लिए जाएं, और न्यूट्रिशन सिंपल से सिंपल हो। किसी किस्म का जूस, बंद डिब्बों का जूस, केचप, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स अवॉइड की जाए मैक्सिमली। ये मिडनाइट पे फास्ट फूड वाला शौक इन दिनों में कम किया जाए। ठीक है। क्योंकि वो बच्चे जो स्कूल जाएंगे, एक बेबी बीमार है ना, वो अपने फ्रेंड्स को लगा के आएगा। ये फैलता भी है? एग्जैक्टली। अच्छा। जितनी भी इन्फेक्शंस हैं, ये रैपिडली एक दूसरे से ट्रांसमिशन होती हैं। मोस्टली ये ड्रॉपलेट से, छींक मारने से, खांसी करने से, स्नीजिंग, कॉफिंग, जिसको भी है उसने मास्क ज़रूर लगाना। उसने स्कूल नहीं जाना, स्कूल चला गया है तो ये टीचर की जिम्मेदारी है कि उसको बाउंस बैक किया जाए और रिक्वेस्ट की जाए पेरेंट्स को, जब तक वो अच्छे तरीके से इन्फेक्शन फ्री ना हो। बाकी उसके फ्रेंड्स जो 20 बैठे हैं वो इमेंसली एब्सोल्युटली हाई रिस्क पे चले जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर बैठे हुए, यहाँ पर किसी को फ्लू या गला ख़राब है और वो भी स्नीजिंग करता है इस आबो हवा में, बंद कमरे में, बंद स्टूडियो में बैठे हुए हैं, तो हम भी एट हाई रिस्क हैं? जी एग्जैक्टली। इस कमरे में 6 आवर्स के अंदर, आपके आने से पहले भी 4 घंटे पहले किसी ने ज़ोर से दिल खोल के छींकें 3 मारी हैं, अच्छा, खांसी की है, 6 आवर्स तक इसमें ड्रॉपलेट्स तैरते रहते हैं। उसमें मिलियन जरासीम मौजूद होते हैं। और वो लोग जिन्होंने नाश्ता नहीं करके आए हुए, घर से लड़ाई करके आए हुए हैं और पानी भी नहीं ज़्यादा पी रहे, ठीक है, वो तो बिल्कुल हाई रिस्क पे हैं। उस वक्त आपकी मुदाफ़त काफ़ी लो एप से है। सो 3 चीज़ों का ख्याल तो ज़रूर किया जाए। सिंपल सी डाइट लिए बगैर, घर वालों से सलाम स्माइल किए बगैर प्लीज़ घर से ना निकलें। सेकेंडली, जब 10 मिनट भी मिलें, 5 मिनट भी मिलें, तो गुड बॉय, जेंटलमैन या डॉटर ऑफ ईस्ट वो है जो एक्सरसाइज करे। घर में तो अपने ऑफिस में जब आप काम नहीं कर रहे तो बिहेव लाइक माइकल जैक्सन। घर में थोड़ी सी एक्टिविटी पूरी बॉडी की करना ही नार्मल इंसानियत है। ठीक है। बैठे रहना, गवर्नमेंट अपने काम के अलावा हमारी कौम को बहुत सारे काम आते हैं। सोशल मीडिया के मिस यूज से बेहतर है कि थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें,
तीसरी चीज़ है स्लीप, सिंपल डाइट, एक्सरसाइज, वेल स्लीप। स्लीप इतनी अच्छी हो कि फ़ोन रात को कहीं दूर रख के सोएं, ठीक है, वरना हम खेलते रहेंगे उससे, डीप और वो स्लीप फिर ही हमारी नहीं। डीप स्लीप जिस खराब होगी। बंदे की भी स्लीप डीप है, स्माइल डीप है, प्रॉपर डाइट सिंपल सी भी ली हुई है, सोने से पहले 2 घंटे फ्रिज से निकली चीज़, ठंडी चीज़, चिल्ड चीज़, सावर, ठंडी खट्टी चीज़ और फल प्लीज़ ना लें सोने से 2 सोने से घंटे पहले, ओके, क्योंकि इसमें अल्लाह मियाँ ने बेतहाशा ग्लूकोज और विटामिन सी रखा है। वो उस वक्त इट्स लाइक हाई ऑक्टेन, बॉडी के लिए बेस्ट फ्यूल है। जब आपने एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, ऑफिस आना है, सारा दिन खाएं, लेकिन सोने से पहले बहुत सिंपल सी वार्म चीज़ लेके सोएं, ठीक है, गले की अच्छी तरह टकोर करके सोएं। और अगर आपको किसी को थोड़ा ज़्यादा वल्नरेबल हैं, पॉसिबल है घर में एयर प्योरीफायर लगाना, ह्यूमिडिफायर लगाना और स्टीम लेके सोना दी बेस्ट आइडिया ये है बेस्ट हो गया। इन इन्फेक्शन से बचने के लिए। अच्छा, अब आजकल हम लाहौर में बैठे हुए, लाहौर में तो वैसे ही मुझे लगता है कि हर घर में फ्लू के जो पेशेंट्स हैं वो पाए जा रहे हैं, हर कोई ऐसे ऐसे कर रहा होता है, खांस रहा होता है, तो एक उसको आइडेंटिफाई किस तरह कर सकते हैं कि ये आम फ्लू है और नमूनिया में ये कन्वर्ट ना हो? नमूनिया के ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिनसे हमें पता चल सकता है कि अच्छा अब ये जो आम बुखार या आम फ्लू हमें था, अब ये नमूनिया में कन्वर्ट हो रहा है? ये आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया है कि जब भी इन्फेक्शन नोज़ और गले में होगी, इट इज़ हैविंग ऑल टेंडेंसी टू एंटर इनटू द लंग्स। ठीक है, इसके बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO कहती है 1 एयरवे 1 डिजीज़। ओके, आपने जो करके बताया ना अभी कि नोज़ थोड़ी सी होती है ऐसे, नोज़ 5 सेकंड के लिए भी बंद नहीं होनी चाहिए। पूरी बॉडी को हर वक्त प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए। ओके, ऑक्सीजन के बाद साफ पानी के बाद सिंपल डाइट, बॉडी की मोमेंट टू मोमेंट रिक्वायरमेंट है। ओके, इस साफ रखने के लिए सबसे बड़ा पाथवे नोज़ और गला है। अगर आप नोज़ को वाइड ओपन रखें, ओपन लाइक ए मोटरवे, साफ सुथरा रखें, थोड़ा सा भी है तो नोज़ को जाके फ्लश कर लें, ठीक है, और ज़्यादा है तो स्टीम ले लें, और ज़्यादा है तो आप कंजेस्टेंट स्प्रे आते हैं, बाथरूम में ज़रूर एक पड़ा होना चाहिए, ओके, ऑन एंड ऑफ उसको ज़रूर कर लें, ताकि पाथवे ऑफ एयरवेज, सांस का रास्ता, नाक गला बिल्कुल क्लीन हो। जिन बच्चों की नोज़ बंद रहेगी, जिन बच्चों को नेज़ल एलर्जी होगी, टाइमली ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, उनको चांसेस ऑफ एस्थमा और ख़ास तौर पे निमोनिया हाई इंडेक्स में चला जाएगा। ओके, और जितनी भी वायरल इन्फेक्शंस हैं, सिंपल फ्लू, सिंपल इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड की बड़ी कॉम्प्लिकेशन ही निमोनिया है, ठीक है, कि वक्ती तौर पे टाइमली उसको treat ना तदारक ना किया जाए, निप द इविल इन द बड ना की जाए, शुरू में ना रोका जाए, तो ये एंड अप किसी बड़ी कॉम्प्लिकेशन में होगा। ठीक है, अब निमोनिया, मेनिंजाइटिस, छोटे बच्चे बहुत वल्नरेबल होते हैं। उन फूल जैसी ज़िंदगी का टोटल दारोमदार मदरहुड की अवेयरनेस पे है। माँ जितनी अवेयर है, इसलिए बेहतर है कि बच्चों को मेड के एक्सपेंस पे ना छोड़ें। बच्चों की फीड माएँ खुद कराएं, फीड प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। जिन बच्चों की फीड ही मामा खुद कराती है, ब्रेस्ट फीड करवाएं। कोशिश करें कि फीडर अवॉइड करें। फीडर इज़ अनदर वेरी बिग सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। 1.5 साल की उम्र में फीडर को अवॉइड कर दें। सही है, जब देना है तो बिठा के दें, मामा भी बैठे, बच्चा भी बैठे। ओके, और ड्यूरिंग फीड मामा बच्चे को एक्टिव रखे, एक्टिव लाइक ए ब्यूटीफुल आर्मी मैन। ओके, बिल्कुल ही शुड बी अलर्ट। सही है, फीड देने के बाद कम से कम अपने घर के 10 चक्कर लगवाएं बच्चे को, उसको थंप करें थोड़ा थोड़ा उसकी बैक पे, ठीक है, सो दैट जितना भी उसने साथ एयर स्वालो की है, हम नॉर्मल खाना भी खाते हैं तो थोड़ा थोड़ा एरोफेजिया भी हो रहा है, एयर भी पेट में जा रही है। ओके, इसलिए खुद भी खाना खा के फ़ौरन ही लेट जाना, ठीक है, फ़ौरन ही टीवी देखना, फिर पाकिस्तान के मसाइल डिस्कस करना, प्लीज़ ये काम चल फिर के कर लें, ठीक है, हिलें जुलें। हम ज़रा इनएक्टिव नेशन हैं, बातों में हम काफ़ी एक्टिव हैं। एक्टिव है, एग्जैक्टली, हम जितने फिजिकली एक्टिव होंगे उतना ही ब्रेन अच्छा काम करेगा,
उतना ही आप स्माइल ज़्यादा करेंगे, फिर पूरी सोसाइटी भी स्माइल करेंगी। सही है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि क्या निमोनिया में एंटीबायोटिक्स हमें खानी चाहिए, और अगर खानी चाहिए तो कितनी देर हमें खानी चाहिए, और जो हम खुद से एंटीबायोटिक्स खा रहे होते हैं कि जी सर दर्द हो रहा है निमोनिया की वजह से या फ्लू की वजह से, तो हमने पैनाडोल खा ली, इस तरह की चीज़ें खा ली, वो हमें खानी चाहिए? निमोनिया में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है, ठीक है, और टाइमली लेने से ये 100% काबिल इलाज है। ओके। अब निमोनिया में 3 सिम्टम अगर आने लगे, सांस में दुश्वारी हो रही, फीवर हाई ग्रेड 100 से काफ़ी ऊपर और नीचे नहीं आ रहा, और बच्चे को सांस लेने में काफ़ी मुश्किल भी पेश आ रही है, बुखार भी नहीं कंट्रोल हो रहा, बच्चा कॉफ के साथ बलगम भी चेस्ट बोल रही है, और आपको पता है कि बलगम ऊपर नीचे हिला रहा है, निकाल नहीं सकता बच्चा। छोटा बच्चा प्रॉपरली कफ आउट करके बलगम नहीं निकाल सकता, तो उसके लिए यू हैव टू हेल्प इट आउट, यू हैव टू हैव लिटिल फिजियोथेरेपी। बैक से थोड़ा थोड़ा थपथपाना होता है, धूप के टाइम पे बाहर बैठें, बच्चों को थोड़ा थोड़ा एक्टिव करें, और थोड़ा सा भी आपको लग रहा है 1 या 2 दिन हो गया है आपको, जो डॉक्टर ने मेडिसिन घर के लेवल पे लिखी थी उस पे में फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ये वो पेशेंट्स हैं जिनको इमीडिएटली एडमिट होना चाहिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर ऑफरिंग द बेस्ट सर्विस। ये घर के लेवल पे ट्रीटमेंट नहीं होना, ये बच्चा कल सीरियस हो जाएगा, फिर ब्लेम गेम शुरू हो जाएगी कि किसी को समझ नहीं आई। प्लीज़ उसको घर के लेवल पे, जब 1-2 दिन सांस में दुश्वारी पेश आ रही, फीवर हाई ग्रेड है, बच्चा आपको थोड़ा सा मध्यम लग रहा है, खाने पीने में वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा, लैक ऑफ उसकी इंटरेस्ट है खाने पीने में, फौरी तौर पे उसको कहीं पे एडमिट करवाएं। ठीक है। उसको इंजेक्टेबल मिलना चाहिए। हल्का सा शुरुआत में, इब्तदा में ओरल एंटीबायोटिक काम कर सकती है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस हो जाए तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन की सूरत में लगनी चाहिए, और 2 से 3 दिन प्रॉपर एंटीबायोटिक इंजेक्शन लग जाए, बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। और बड़ों की भी अगर यही कंडीशन है, जो एल्डरली हमारे घर के लोग होते हैं, उनकी भी यही कंडीशन है, तो हमें उन्हें भी एडमिट टाइमली करवाना चाहिए? एब्सोल्युटली। अगर थोड़ा सा ज़्यादा है, अब देखें कि एल्वियोलाई की जो थिकनेस है फ्यू माइक्रोन लेवल पे है, 2 माइक्रोन तक, 0.5 to 2, इतने माइक्रोमीटर में इतने ही डस्ट पार्टिकल आज के दिन में अंदर एम्बेड हो रहे हैं, उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं। ऐसे ही है जैसे हमारा ये कारपेट है, तो इट इज़ फ्लडेड विद डस्ट, आप झाड़ें तो उसमें। आज के दिन मेरा आपका सबके लंग्स ऐसे ही हैं स्मोक में। उसका हल क्या है? हम हाई इंडेक्स जब है पोल्यूशन का, उस वक्त बाहर एक्सपोज ना हो, ठीक है। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, वार्म ड्रिंक्स जितने ज़्यादा ले सकते हैं सारा दिन लें, सिर्फ सोने से चंद घंटे पहले कम कर दें, ताकि एक डीप स्लीप 6 to 8 आवर्स आप ले सकें। सही है। और अगर आपको थोड़ी सी भी कॉफ़ है तो ज़ोर से कॉफ़ करके मुंह के आगे हाथ रख के कॉफ़ करके बलगम निकालें। और जिसको भी स्नीज़ हो रही है, कॉफ़ हो रही है, छींकें या खांसी, वो तो मास्क ज़रूर लगाए। ठीक है। बच्चे को है तो उसको प्लीज़ स्कूल ना भेजें। और आपको समझ नहीं आ रही तो आप इमीडिएट अवेलेबल आपके पास डॉक्टर साहब हैं, उनको दिखाएं ताकि उसको टाइमली निप द इविल इन द बड हो जाए, टाइमली उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जा सके। अच्छा, ऐसी कौन सी स्टेज होती है निमोनिया की? बिकॉज बहुत से हम केसेस ऐसे देखते हैं कि बच्चों की भी डेथ हो जाती है, निमोनिया से पता चलता है जी बच्चे को निमोनिया हुआ, तो उसके बाद उसकी डेथ हुई, वो सर्वाइव नहीं कर सकता। इवन दो के एल्डरली जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी यही बताया जाता है जी इनके लंग्स फेल हो गए निमोनिया की वजह से, पानी भर गया था और अब उनकी डेथ हो गई। तो वो कौन सी स्टेज होती है? ऐसी क्या गलतियाँ लोग कर रहे होते हैं जिसकी वजह से इस नहज तक पहुँच जाते हैं? एक तो हर घर में थर्मामीटर, ठीक है, और पल्स ऑक्सीमीटर जैसे कोविड के दिनों में ऑलमोस्ट हर घर में था। हाँ जी। और कोविड से इंसानों ने बहुत कुछ सीखा, और हमारी कौम ने परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट, टाइमली हमने वैक्सीन भी कराई और सारी चीज़ें रिवर्ट भी हो गई। इंशाल्लाह ये छोटा सा जो मसला है इसका हल प्रॉपर वैक्सीन करवाना है। ओके। फ्लू वैक्सीन और निमोनिया वैक्सीन अगर बच्चों को 5-6 साल तक होती रहे तो चांसेस ऑफ निमोनिया इज़ ऑलमोस्ट मिनिमम। अगर इन्फेक्शन होगी भी तो मिस वो इतनी लाइट होगी कि वो लिटल चंद सिम्टम से खुद ही ठीक हो जाएगी। ओके। सो सेवेरिटी, मैग्नीट्यूड, इंसिडेंस बहुत कम हो जाएगा उन बच्चों को जिन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई है। सो वैक्सीन वाला जब भी आए तो प्लीज़ उसको एक एंजल समझें, एक फरिश्ता समझें, रहमत का फरिश्ता।
जो लोग वैक्सीन लगवाएंगे उनके बच्चों का बचपन बहुत खूबसूरत होगा, इसलिए उसके बारे में देयर शुड नॉट बी अ सेकंड थॉट। ठीक है। और बचने का एक ही तरीका है कि पल्स ऑक्सीमीटर घर में रखें। ठीक है। थोड़ा सा बच्चे को सांस में दुश्वारी है, वो 90 के पास आ रही है सैचुरेशन, तो मज़ीद वेट ना करें। अच्छा। बच्चे को फ़ौरन किसी जगह पे एडमिट करवाएं। ठीक है। ये बच्चा बाद में 1 या 2 दिन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सही है। 24 आवर में मैक्सिमम फ्यू आवर्स में बच्चा एंटीबायोटिक इंजेक्टेबल से ऑलमोस्ट रिवर्ट कर जाता है। नमूनिया में छोटे छोटे एल्वियोलाई, जो अगर उनका एरिया एक लंग नॉर्मल का स्प्रेड किया जाए तो टेनिस कोर्ट के बराबर है, और वो हैं छोटे छोटे गुब्बारे की तरह। अच्छा। ग्रेप्स की तरह है। ग्रेप्स में अंदर ग्लूकोज है, इसके अंदर सिर्फ एयर होती है। ओके। ऑक्सीजन बॉडी में वहाँ से ट्रांसफर हो रही है अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से बाहर निकले। हाँ। और ये सिस्टम इतना ब्यूटीफुल है, इतना एक्स्ट्रा ब्लेस्ड है कि किसी का एक भी लंग अगर ठीक काम कर रहा है तो सैचुरेशन 98 रहेगी। ओके। इसका मतलब कि जल्दी Very से nice. ये सिस्टम में खराबी नहीं होती। हमें ऑलमाइटी ने 50% ऑलमोस्ट चीज़ें एक्स्ट्रा लगाई हुई हैं True. ताकि जल्दी से कुछ नहीं होता। लेकिन जब हम बहुत लापरवाही करते हैं, और ख़ास तौर पर बच्चों के बारे में या बड़े एल्डरली लोग जिनको लंग्स का मसला है, ऑलरेडी डायबिटीज़ है, वो वेल कंट्रोल नहीं है, वो तो अपने डॉक्टर के साथ नाइसली कनेक्ट रहें। ठीक है। ताकि कोई भी चीज़ उस स्टेज पे ना जाए जहाँ पे फैमिली के लिए कल इमरजेंसी डिक्लेयर हो इमरजेंसी जाए। की सिचुएशन हो रही है, सर्वाइवल रेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। अच्छा, बच्चों के लिए तो वो वैक्सीन का प्रोग्राम है जिसमें वैक्सीन उनको लगाई जाती है निमोनिया की, बड़ों के लिए भी है, बड़े भी लगवा सकते हैं? एग्जैक्टली। ये जितने भी 60 से ज़्यादा लोग जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, जो ऑलरेडी लंग्स की या हार्ट की डिजीज़ का शिकार है, ब्रोंकाइटिस रहता है, एज़मा रहता है, उन्हीं को ही चांसेस निमोनिया और इन्फेक्शन रेट ज़्यादा होती है। सही है। ठीक है। इसलिए अपने घर की बेहतर हेल्थ के लिए, बेहतर इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है कि NHS नेशनल हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, उसकी एक ही ब्यूटीफुल थाट है कि खुद ना डिसाइड करें कि कभी जब बीमार होंगे 104 टेम्परेचर होगा तो फिर हम तशरीफ़ लेके जाएंगे। ठीक है। ऑन एंड ऑफ अपने डॉक्टर को डॉक्टर से मिलते रजू रहें ज़रूर करें। और बीमारी को शुरू से ही जड़ से पकड़ लें, ठीक है। ताकि कल ये सीरियस होने ही ना हो पाए। और खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मामला पेश ना आ जाए जिससे बहुत सारे लोगों को, आपके इर्द गिर्द के लोगों को जो है ना वो उसका खुमियाजा भुगतना पड़े। तो इसलिए नमूनिया से बचने की कोशिश करनी चाहिए। हमने उसके ऊपर आपको बताया कि क्या क्या एहतियातें बरतनी है। प्रोफेसर डॉक्टर राशिद ज़िया हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ब्रेक लेते हैं, हम यहाँ पर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब, अब हमने आपको कुछ बताना है कि आपने घर में किस तरह हैंडमेड चीज़ें बनानी है, ख़ास तौर पर कपड़ों के ऊपर, अपने जूतों के ऊपर, बैग्स के ऊपर, जो आपको लगता है कि हमें कुछ इनोवेटिव चीज़ें करनी है, हमारी जो थॉट के मुताबिक हमारी जो आर्ट होना चाहिए हमारे कपड़ों के ऊपर, पेंटिंग होनी चाहिए, या हमने जो बैग अपने कपड़ों के साथ लेना है उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो हमारी पूरी थॉट प्रोसेस को जो है ना वो इन्हांस करे। तो उसके लिए यही हो सकता है, सजेस्ट यही किया जा सकता है कि आप लोग वो चीज़ें करना सीख लें जो बड़ा इजी होता है। अभी भी आप हमारे इस वक्त काउंटर पे देख रहे हैं कि ऐसी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं जो आप घर पे इजीली बना सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। और वो किस तरह करनी है, कितनी कह लें कि वो भी मेहनत तलब है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। और हैंडमेड चीज़ें आपको पता है कि लॉन्ग लास्टिंग भी होती हैं। तो इस पर बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बात करेंगे, ये सीख कहाँ से सकते हैं आप, इनका क्या फ़ायदा होता है सारी चीज़ों का। उस पर बात करने के लिए वो हैंड क्राफ्ट एक्सपर्ट हैं उमेरा, और उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। उमेरा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। उमेरा, अपने बिज़नेस के बारे में बताइए, कितने साल हो गए हैं आपको ये बिज़नेस करते हुए, और कैसे आपको आइडिया आया था कि आपने ये चीज़ स्टार्ट करनी है, हैंडमेड चीज़ों को बनाना है आपने?
मेरा ब्रांड नेम जो है वो लाहौरी क्राफ्ट्स है। लाहौरी क्राफ्ट्स, लाहौर जो है वो खुद एक आर्ट का नाम है। लाहौर में मैंने अगर ये नाम डिसाइड किया तो इसके अकॉर्डिंग किया कि हमारे लाहौर के कल्चर को, आर्ट को हम लोग मज़ीद उसको प्रमोट करें। और चूँकि इस तरह की हैंडी क्राफ्ट्स वगैरह जो भी हो गए, हैंड पेंटेड, हैंड एम्ब्रॉयडरी, इन चीज़ों को लेके अब आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत पसंद कर रहे हैं, स्टूडेंट्स बहुत पसंद कर रहे हैं और घरेलू ख़वातीन बहुत पसंद कर रही हैं। और ये एक थेरेपी है आपको टेंशन रिलीज़ करने की भी, कि आप एक मेंटली थेरेपी हो जाती है आपकी, कि आप किसी एक्टिविटी में आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ भी है। मैं बल्कि सजेस्ट करूँगी आने वाले जनरेशन को भी, और जो हमारी जितनी भी ख़वातीन हैं जो घर में रहती जो हैं, बिल्कुल घर बैठी हुई हैं, तो बजाय कि इतना इधर उधर होने के घुसने के बजाय आप इन अपने कामों को इन चीज़ों में इन्वॉल्व करें, बजाय इसके कि आप इसकी बात सुने, उसकी बात सुने, अपना दिल बुरा करें, जी फलान ने मुझे ये कह दिया, फलान ने मुझे वो कह दिया, अपना मेंटल हेल्थ जो है वो आप अपनी ख़राब कर ले। उससे बेहतर है कि आप उसको प्रोडक्टिविटी में लेकर आए। बिल्कुल, आप बिजनेस को आप शक्ल दे सकते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, आप एटलीस्ट अपने लिए खुद जो है वो स्टैंड ले सकते हैं। हम लोग बच्चियों की जो शादियां कर देते हैं, जल्दी में कर देते, चलो ये अब उनको हम ये नहीं बताते कि वो अपने आप पैरों पे किस तरह खड़ी होंगी। स्किल्स जो है ना, आप स्किल्स को आप देख लें, किसी भी मायने में ले लें, आप कोई भी स्किल ले लें। जी ऐसे तो उसमें आप मैं खुद मशवरा दूंगी सबको कि बच्चों को बहुत ज़्यादा लेकर आएँ इन चीज़ों में, क्योंकि आने वाला जो टाइम है, आने वाला जो दौर है, उसमें उनको हर चीज़ के लिए मेंटली रेडी होना चाहिए। और ये एक ऐसी चीज़ है कि आपको मतलब मेड टू ऑर्डर है सब कुछ, आप अपने तरीके से अपनी पसंद से कस्टमाइज़ करवा सकते हैं इसको। और मेरी जो है वो वर्कशॉप्स भी होती हैं, ऑनलाइन इंस्टाग्राम पेज भी है, और मतलब इसको सीखना मुश्किल काम नहीं है, इंटरेस्ट की बात है। तो जनाब, ये सारी चीज़ें आप इवन दो के घर में भी बना सकते हैं, और कैसे बना सकते हैं, कितना मुश्किल है, ये अब उमेरा आपने हमें बताना है कि ये जो आप ये सारी चीज़ें बना रही हैं, माशाल्लाह आपको भी 10 साल हो गए हैं, तकरीबन 9 साल हो गए हैं इस अपने बिज़नेस को चलाते हुए। तो ये अब जैसे ये हैंड पेंटेड है, ये सारी ये आपने हैंड पेंट किया हुआ है, ठीक है, ये खुद सा भी आपने सारा हैंड पेंट किया हुआ है, ठीक है। तो ये कितना मतलब आसान है, मुश्किल है, क्या है, इसके बारे में बताइए। वही बात मैं दोबारा करूँगी, मुश्किल कुछ भी नहीं होता, बात होती है इंटरेस्ट की। जब आपका इंटरेस्ट होता है ना, तो आप खुद ही उसको एक दिमाग में आपके एक आइडिया आता है कि मैं इस चीज़ को मैं ये शक्ल दे सकती हूँ, इसमें मैं ये, मेरी सब फ्री हैंड पेंटिंग है, ठीक है। इसमें अभी जैसे ये शर्ट है, मैंने जब ये शर्ट देखी, इस पर एम्ब्रॉयडरी भी हुई है। अब मैं इसमें एक चीज़ और इंक्लूड करना चाह रही थी, मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा ये इसका लुक जो है थोड़ा सा चेंज हो, अट्रैक्टिव हो। तो मैंने ब्राइट कलर में उसको, ये फ्रंट फ्लावर जो है वो मैंने सोचा कि मैंने कि इसको ये होना चाहिए इसके ऊपर। और बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत सारे आइडियाज़ डिफरेंट जगहों से मिल जाते हैं। अब जो खुद से के ऊपर अगर पेंटिंग है तो वो अब आजकल जो है वो आउटलाइन की जगह गुट्टा चल रहा होता है, उसमें आप गुट्टे के साथ आउटलाइन करके उसकी फिलिंग कर सकते हैं। ब्रशेज़ के इसमें कुछ कमालात होते हैं, कुछ ब्रशेज़ का होता है कि किस साइज़ का नंबर्स होते हैं इनमें ब्रशेज़ के, तो उसको हमने किस तरह यूज़ करना है। और फैब्रिक की अगर बात करूँ तो फैब्रिक पे भी डिफरेंट फैब्रिक पे डिफरेंट कलर फैब्रिक पेंट्स यूज़ होते हैं। इसमें काफ़ी टाइप के फैब्रिक पेंट होते हैं जो हम लोग फैब्रिक के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, जिसमें सिल्क फैब्रिक का अलग होता है, वेलवेट का अलग होता है, लेदर का अलग होता है, और उसको फिर हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। ये वॉशेबल होते हैं, इवन के स्टफ़ अगर आप कपड़ा है वो ख़राब पुराना हो जाएगा, लेकिन पेंट नहीं आपका उतरेगा। पेंट नहीं उतरेगा। यूजुअली यही आता है ना कि नहीं, अच्छा ये पेंट लगा हुआ है तो हम इसको एहतियात नहीं करेंगे, इसको धो लेंगे तो ये फेड आउट ना हो जाए या ख़राब ना हो जाए, उतर ना जाए और हमारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। यही चीज़ है ना, जब हम लोग कोई हैंडमेड चीज़ बना रहे होते हैं, सबसे पहले हम उसको ये देखते हैं कि हाथ की बनी हुई चीज़ है, इसको लॉन्ग लास्टिंग कैसे रखना है हम लोगों ने। तो हम सबसे पहले प्रेफर इस चीज़ को करते हैं कि हमारा स्टफ़ अच्छा होना चाहिए, हमारा मटेरियल अच्छा होना चाहिए, कि हमारी मेहनत भी ज़ाया ना हो। एटलीस्ट अगर हम क्योंकि हाथ की बनी हुई चीज़ तो आपको पता है कि वो उतनी ही एक्सपेंसिव भी उतनी ही होती है, तो उसकी डिमांड ऊपर ज़्यादा मेहनत लगती है। जी बिल्कुल।
तो वो फिर उन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है मद्देनजर रख के फिर कि ये कौन से पेंट को हम लोग कौन से फैब्रिक यूज़ साथ साथ हमें चीजें भी दिखाएं ना कि आपकी क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जो आप बनाती अभी हैं, किन-किन जो है चीज़ों ये के ऊपर पी बनाई कैप्स जाती हैं? हैं। अब डिपेंड करता है कौन सी चीज़ ट्रेंडिंग में है। स्टूडेंट्स को मैं ज़्यादातर वो करती हूँ, जैसे अब ये टॉप है बच्चियों को पसंद है, बहुत ज़्यादा इजी कैरी होते हैं। अब विंटर में आप उसके ऊपर कोट पहन लें, ठीक है। ये साड़ी है, साड़ी के ऊपर पेंट हुआ है, पैंट्स हैं आपको नज़र, जी बिल्कुल। दुपट्टे हैं, स्टॉलर्स हैं और ये दुपट्टे भी जी हैं, जो ये ऑर्गेन्जा आप का देख है, रहे हैं कि ये ऑर्गेन्जा के दुपट्टे के ऊपर जी। सारा जो तो काम हुआ हुआ है। टॉट ठीक है। बैग्स हैं, आप कैनवस पे ये भी जूते भी हैं, ये देख सकते हैं आप, खुद से हैं, मतलब आपका जो भी जिस तरह का भी आपका सिर्फ खुद सा नहीं, हाँ। कैनवस शूज हो गए, लेदर शूज हो गए, अच्छा। लेदर बैग्स हो गए, सब पे आप मतलब ये है कि ये ऐसी चीज़ है ना कि आप किसी पे भी उसको कस्टमाइज करवा सकते हैं। ठीक है, मतलब आपका जो डिजाइन है कपड़ों का, आपको लग रहा है कि आपके जूते उसके साथ मैच नहीं कर रहे, तो आप वो इस तरह का डिजाइन खुद भी बनवा सकते हैं, कस्टमाइजेशन अब करवा सकते हैं। कपड़ों पे ना जो पैच वगैरह लगते थे पहले, अब वो पेंट के पैच जो हैं वो स्पेशली वो बनते हैं, वो कपड़ों पे लगा लिए, जहाँ आपका दिल करे जिस तरह आप लोगों ने डिजाइन करना है उसको उस तरह लगा सकते हैं। अच्छा, ये टॉट बैग भी जी, इन्होंने ये बनाए जूट पे बना हुआ है, इसके अलावा कैनवस पे भी है और जीन्स पे भी है, और छोटे छोटे पाउचेस बनते हैं हमारे, तो वो उसमें ये बच्चे छोटी मोटी चीज़ें अपनी कैरी कर सकती हैं, ज्वेलरी हो गई, मोबाइल फ़ोन हो गया, या इस तरह की चीज़ें, इस तरह की अट्रैक्टिव चीज़ें होती है ना, बहुत ज़्यादा आपको जो आइडिया मिलता है हम उसको कर लेते बिल्कुल। हैं। ठीक है, ये पोटलियाँ जो उस टाइप की बनी हुई हैं, ये देख सकते हैं आप, ये बच्चों के लिए हैं, बच्चे जो कॉइन्स इसमें रख सकते हैं, कोई भी अपनी चीज़ रख सकते हैं, ये उनके लिए हो छोटी जाता छोटी है, कोई मतलब भी एसेसरी आप इसमें आप अपना डाल के इसको संभाल सकते हैं। एक वो चीज़ यूनिक भी हो जाती है, खूबसूरत भी होती है आपकी, और पता है क्या, ये बच्चों की, छोटे बच्चों की एक्टिविटी के लिए बहुत बेस्ट है ये वाला, ये छोटे पाउचेस का ना, कि आप हम बच्चों को मोबाइल फ़ोन पकड़ा देते हैं या और इस तरह की मीडिया की तरफ ज़्यादा लेके जा रहे, तो हम बच्चों को इन चीज़ों से दूर कर दिया, फिजिकल एक्टिविटी से हमने बच्चों को दूर कर दी। ये एक बहुत अच्छा है कि हम लोग बच्चों को बिठा के इस तरह की चीज़ें देके, हाँ बिल्कुल लेकर आ सकते हैं कि उनको हम दे दें कि आप लोग पेंट करें, आप खुद भी पेंट उनके साथ कर सकती हैं। अच्छा, ये कितना एक्सपेंसिव ये वाला कह लें कि आर्ट है? एक्सपेंसिव, बिल्कुल एक्सपेंसिव तो है, क्योंकि मैं वही बात कर रही थी पहले भी कि आपका स्टफ़, इसमें सबसे पहले होता है कि आपका स्टफ़ अच्छा होना चाहिए, फिर पेंट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में हो गया फैब्रिक पेंटिंग, बहुत इन हो गया, तो उसमें हर चीज़ के नंबर 1 नंबर 2 तो सब चलता ही है ना, तो सबसे पहले पेंट की क्वालिटी आपकी देखनी कि पेंट आपका क्वालिटी वाइज अच्छा होना चाहिए। अच्छा। तो वो बाकी जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। मतलब अगर ये एक, जैसे ये बैग है या ये एक शर्ट है, इसके ऊपर जो पेंट हुआ है जी, इसको धोएंगे तो ये नहीं उतरेगा? ये नहीं उतरेगा। ठीक है, और ये कितना लॉन्ग लास्टिंग है, कितनी देर तक चल सकता है ये? काफ़ी। अभी मैं अगर आपको बात करूं कि मैं अपनी बेडशीट पेंट करती हूँ, तो बेडशीट अभी मेरे जो अपने यूज़ किया है उसको तकरीबन 4-5 साल हो गए। अगर कपड़ा पुराना हो गया तो पेंट एज इट इज़ वैसे का वैसे ही है। ओके, ठीक है। लेकिन इन कपड़ों की फिर, अब जैसे ये साड़ी है जी, कभी ऊपर कोई दाग लग जाता है तो हमें वॉश करवानी पड़ती है, बिल्कुल, ड्राई क्लीन करवाएं, वॉश करवाएं। तो कोई एहतियात भी करनी है कि हमने किस तरह का डिटर्जेंट यूज करना है? ब्लीच से आपने बस उसको बचाना है कि ब्लीच ना यूज हो, क्योंकि ब्लीच अगर लगेगा तो वो पेंट उतरेगा। अच्छा, ठीक है। आप जैसे रिमूवर थिनर टाइप जो चीज़ होती है वो लगेगी तो ऑब्वियसली ये पेंट है वो डिम हो सकता है, लेकिन वॉश से इसको कोई इशू नहीं है। कोशिश ये करें कि हैंड वॉश हो जाए, लेकिन अगर ड्राई क्लीन वगैरह भी होता है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो आपको किस चीज़ का, किस आइटम की ज़्यादा डिमांड आती है जो लोग उसको पसंद करते हैं, वो बनवाते हैं ज़्यादा? बैग्स और शूज़। हाँ जी, अब जो विंटर स्टार्ट हो गया, अब डेनिम पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसकी तैयारी हो रही है, जीन्स जैकेट्स वगैरह पे, पैंट्स वगैरह पे। वही बात फिर ये आ गई कि ये जो हमारा जो कल्चर है ना, थोड़ा सा लोगों ने हट के, ये दुपट्टे वगैरह तो चल रहे हैं, लेकिन वो हट के वो वेस्टर्न चीज़ को वो बच्चियाँ वो कर रही हैं, तो वो जाहिर बात है उनकी डिमांड के मुताबिक ही चलना होता है। जैसे मतलब जो ट्रेंड में चल रहा होता है बच्चियाँ फिर वो डिमांड कर रही होती है ना।
कि हमें जो है ना वो लेकर चलें, तो ये भी हो रहा है। फिर आप अपने तौर पर कस्टमाइज भी करा सकते हैं ना, कलर कस्टमाइज करा सकते हैं, इवन दो के डिज़ाइन भी कस्टमाइज करवा सकते हैं। अभी ये फंक्शन वगैरह पे शादी ब्याह के मौके पर लहंगा दुपट्टा साथ में शूज़ मैच साथ में ये इसमें आपको ये पाउच नज़र आ रहा होगा साड़ी के अंदर, हम इसके ऊपर भी इसको जैसे ये पोटली बनी हुई है तो वो कस्टमाइज करके उस पर पेंट कर सकते हैं, हम उसको मैच कर सकते हैं। तो ऐसे करके दिखाएं ताकि लोगों को पता चले ना कि क्या क्या चीज़ें हैं, अगर उन्होंने आपसे बनवानी है तो उन्हें पता हो कि उमेरा के पास क्या क्या आइटम्स हैं। इसको आप कस्टमाइज करवा के इस पे अपनी ही ड्रेस के जो कलर्स हैं उसको हम लोग उसको इन्हांस कर सकते हैं। इसके ऊपर जो शूज़ है मैचिंग शूज़ हो गया वो आपकी अपनी मर्जी है कि आप वो बनवा लें। अच्छा, और कैप्स का भी काम करती हैं आप? जी, कैप्स बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद किया जाता है स्टूडेंट्स, और वैसे भी आप इस मौसम में तो लोग बहुत शौक से पहनते हैं वैसे भी। हाँ जी, और वैसे भी कलरफुल, मतलब जो यंगस्टर्स होते हैं ना वो इस तरह के फंकी बॉयज के लिए भी होता है, नाम लिखवाते हैं बॉयज, अपने अल्फाबेट्स लिखवाते हैं, अपने कोई कोटेशन होती है वो लिखवा लेते हैं, और पिलोस के ऊपर बॉयज लिखवाते हैं अपने नाम। अच्छा, बिल्कुल, वो ऑर्डर्स मुझे मिले थे तो वो बाकायदा पूरा नाम के जो अल्फाबेट जितने थे वो उतने पिलोस बनाए। वाह जी वाह, वेरी नाइस। मतलब आपके पास डिफरेंट वैरायटी है, ऑप्शंस हैं, आप उसको घर में यूज़ करने के लिए बना सकते हैं। आप किसी को गिफ्ट करना चाह रहे हैं कोई भी चीज़, आप उनका इनिशियल लिखवा सकते हैं, नाम लिखवा सकते हैं, पेंटिंग करवा सकते हैं। तो मतलब बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस मौजूद होते हैं जिनको आप लेकर चल सकते हैं। अच्छा, घर पे इस वक्त जो ख़वातीन बैठी होंगी उनको तो लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसा होगा हमारे पास तभी हम कोई काम शुरू कर सकते हैं। कुछ भी नहीं, अगर उन्होंने ये वाला काम शुरू करना है, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है, तो मैक्सिमम कितने फाइनेंस होने चाहिए उसके पास हम जिससे ये स्टार्ट हो सकता है? रिसाइकलिंग किसी भी चीज़ की हम लोग, मैं आपको बताऊं कि हम लोग बड़ा वेस्ट सामान फेंक देते हैं, पुराने कपड़े फेंक दिए, वो जो पीसीस हो गए फेंक दिए, नहीं, उनको आप संभाल के रखें, उन्हीं से अपनी चीज़ों को अपना स्टार्टअप लें। बहुत सी ऐसी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो रिसाइकलिंग करती हैं और जो चीज़ों को दोबारा से नई शक्ल देके उनके ऊपर पेंट करके, मैंने खुद किया है। अब जो पुरानी जीन्स की पैंटें हो गई या पुरानी इस तरह की चीज़ें हो गई, स्टफ़ बच जाते हैं बच्चों के कपड़ों के या बड़ों के कपड़ों के, फैंसी कपड़े बच जाते हैं, उनको हम लोग जोड़ के बैग्स बना लिए या उनके ऊपर पेंट, और वो लोग बहुत पसंद करते हैं। जब आप वो कंप्लीट एक चीज़ तैयार हो जाती है ना तो ये कोई मुश्किल नहीं है, आप स्टार्टअप लें तो इंशाल्लाह आपको खुद मज़ा भी। अगर थोड़ी ज़रूरी नहीं कि आप एक साथ इकट्ठा सब कुछ परचेज़ करके रख लें, अपने मटेरियल एक साथ, थोड़ा थोड़ा पोर्शंस में आप थोड़े पोर्शंस में आप लेके रख सकते हैं। पेंट्स ले लिए, ब्रशेस ले लिए, फ्रेम्स ले लिया, तो वो फिर आप उसको आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ उसको कर सकते हैं। जब आप स्टार्टअप लोगे ना तो आपको खुद ही मज़ा आएगा, और फिर आप होगा कि अब ये मेरे पैसे बचे हैं, अपने बजट में से बचे हैं तो मैं इसको उसमें डाल लूँ, इसको ये मंगवा लूँ, खुद ही हमारे फिर आपको वो मज़ा आना शुरू हो जाता है ना जब आप आर्ट कर रहे होते हो, उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा मिलना शुरू हो जाता है। फिर आप कहते हो कि अच्छा इससे और ज़्यादा होना चाहिए, मुझे और सीखना चाहिए इस आर्ट से रिलेटेड। बिल्कुल, तो ये हैंड क्राफ्टेड है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, पेंट कर सकते हैं आप कपड़ों के ऊपर, बैग्स के ऊपर, शूज़ के ऊपर, आप बेडशीट्स कुछ भी अगर बनवाना चाहते हैं तो आप वो भी बनवा सकते हैं, कस्टमाइजेशन भी करवा सकते हैं। तो उमेरा हैदर ने हमें ज्वाइन किया था। उमेरा, थैंक यू सो मच कि आप आई और अपना जो टैलेंट है हमारे साथ शेयर किया, हमारे देखने वालों के साथ शेयर किया। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ पैनिक अटैक्स के हवाले से बात करते हैं। पैनिक अटैक डिसऑर्डर एक ऐसी कैफियत है जिसमें इंसान को अचानक और शदीद घबराहट के दौरे पड़ते हैं। हालांकि उस वक्त कोई हकीकी ख़तरा मौजूद नहीं होता है, लेकिन ये जो दौरे होते हैं दिल की तेज़ धड़कन, सांस की कमी, कपकपी और चक्कर वगैरह आने के साथ ज़ाहिर होते हैं। जब ये अटैक बार बार आने लगे तो ये हालत पैनिक ऑर्डर या डिसऑर्डर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अब इससे जो मुतासरा शख्स है उसकी ज़िंदगी के मयार, एतमाद और माशरती जो ताल्लुकात है उस पर गहरा असर पड़ सकता है। लिहाजा इस बीमारी के इलाज में जदीद थेरेपी, ख़ास तौर पर बताया जाता है कि CBT और जो अद्वियात हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अब इस बीमारी की अगर बर वक्त तशख़ीस
कर ली जाए तो मरीज़ को पुरसकून ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाता है उसके लिए। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि अगर पैनिक अटैक आता है तो उसको किस तरह हमने मैनेज करना है और ये सिचुएशन बनती क्यों है, और अगर बार बार पैनिक अटैक्स आ रहे हैं तो ये मज़ीद किस डिसऑर्डर का शिकार हमें कर सकते हैं, मेंटली कितना मज़ीद हमें कह लें कि ख़राब कर सकते हैं, कमज़ोर कर सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर अली अजमल हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, माहिर नफ्सियात है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर अली, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? आई एम फाइन। डॉक्टर अली, ये पैनिक डिसऑर्डर या पैनिक अटैक डिसऑर्डर ये क्या है, किस वजह से ये सिचुएशन, ये कैफियत जो है वो हमारे साथ पेश आती है? जी देखिए, बिल्कुल जो पैनिक अटैक्स हैं या पैनिक डिसऑर्डर है, इसके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की गलत फहमियाँ पाई जाती हैं आम आवाम में। इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि पैनिक डिसऑर्डर एक ज़हनी व नफ्सियाती मर्ज़ है। ओके। अब जब हम डिसऑर्डर की बात करते हैं तो उसमें इसकी अलामात ऐसी होती हैं कि अगर किसी को बार बार पैनिक अटैक हो रहा है, यानी कि पैनिक अटैक का होना ये बजाते खुद कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर पैनिक अटैक्स बार बार हो रहे हैं और इसकी वजह से आपकी जो रूटीन की ज़िंदगी है वो डिस्टर्ब हो रही है, प्रोफेशनल या सोशल, उसके अलावा अगर आपको रूटीन के काम करने में मसला हो रहा है, तब हम कहते हैं कि अब ये एक पैनिक डिसऑर्डर है, यानी कि ये अब एक बीमारी बन चुकी है। लेकिन ये अटैक्स होते क्यों हैं? क्या ऐसे कोई केमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, या ऐसे प्रॉब्लम हो रही होती है जिसकी वजह से ये पैनिक अटैक हो रहे होते हैं? जी देखिए, जहाँ तक पैनिक अटैक्स की बात है तो उसको आसान जुबान में अगर मैं समझाऊं तो हमारे जहन की जो टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस है वो बाज़ औक़ात जिस्म की तरफ अपना रुख कर लेती है। यानी कि जिसको पैनिक अटैक हो रहा है उसके जिस्म में किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। ये सिर्फ ये समझे कि जैसे किसी को कोई स्ट्रेस है, कोई परेशानी है, कोई ट्रॉमा है, तो जैसे मुख्तलिफ सिम्टम्स होती है ना कि किसी की नींद उड़ जाती है, किसी को भूख नहीं लगती या कोई परेशान रहता है, ये इसी तरह से इसी की नेक्स्ट स्टेज है कि अब जो दिमाग की परेशानी, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन वो क्या कर रही है, उसने आप जो अपना रुख है वो जिस्म की तरफ कर लिया और हमें पैनिक अटैक्स की अलामात आना शुरू हो गई। अब उसमें होता ही है कि पैनिक अटैक जो है वो एक एंग्जाइटी का मसला है। अब देखें, जैसे मैं आपको बता रहा था कि जहन ने क्या किया कि जो परेशानी वो जिस्म की तरफ आ गई। अब एंग्जाइटी में बाज़ औक़ात हमें ऐसी सिम्टम्स आती हैं जो कि जिस्मानी सिम्टम्स होती हैं, सांस का तेज़ आना, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, पसीना वगैरह ना, ये होगी एंग्जाइटी। इससे नेक्स्ट स्टेज क्या है जी, आपको पैनिक अटैक आना शुरू हो जाता है। अब पैनिक अटैक में देखें होता ये है कि बहुत ज़्यादा पसीना आ गया, बाज़ का लोगों के हाथ पांव कांपना शुरू हो गए, दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई, सांस उखड़ना शुरू हो गया, तेज़ भी हो गया और उखड़ना शुरू भी हो गया। उसके अलावा कुछ लोगों में ये सिम्टम्स आती हैं कि उनको चक्कर वगैरह आते हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे कोई बेहोश वगैरह ना हो जाए। अब ये होगी पैनिक अटैक की टिपिकल सिम्टम। लेकिन ये कोई, इसमें एक मिसकंसेप्शन ये है कि लोग अक्सर इसको समझते हैं कि ये कोई जिस्मानी मसला हो गया। लोगों को लगता है कि हमें दिल का तो नहीं मसला हो दिल रहा। का मसला, उस पर भी बात करते हैं कि पैनिक अटैक और हार्ट अटैक में क्या फर्क है। तो उसमें ये होता है कि लोगों को ये समझते हैं कि ये जो जिस्म में कुछ ऐसा मसला हमें हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब उसके बाद क्या होता है, मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास पहले जब जाते हैं तो जब आपके कोई टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं तो टेस्ट सबके नॉर्मल आते हैं। ठीक है। वो नॉर्मल इसलिए आते हैं क्योंकि जिस्म में कोई मसला हो तो आए ना। मिसाल के तौर पे बहुत सारी ऐसी सिम्टम्स होती हैं जैसे कि हाइपर थायराइडिज्म, हाइपर पैराथायराइडिज्म, फिर दिल का मसला या आपके लंग्स का मसला, उसमें भी ऐसी अलामात होती हैं। लेकिन जब पैनिक अटैक्स में ये अलामात होती हैं तो तब जब टेस्ट कराते हैं दिल के, लंग्स के, थायराइड एंड ऑल दैट, तो वो सारे नॉर्मल आते हैं। अब लोगों को ये लगता है कि ये फिर हो क्या रहा है। सिम्टम्स तो बड़ी रियल होती है ना, जो शख्स महसूस कर रहा है उसको तो है कि ये हो क्यों रहा है, क्यों हो। अच्छा, फिर उसमें ये होता है कि कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि ये डायग्नोज नहीं हो रहा। मैंने बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट किया, कुछ चीज आती नहीं है। फिर कुछ लोग इसको वहम से एसोसिएट कर देते हैं कि हमारे ऊपर कोई साया हो गया, कोई जादू वगैरह हो गया एंड ऑल दैट। हालांकि इसका ये होता है कि पैनिक अटैक एक ज़हनी मसला है जो कि आपको आता है जिस्म की तरफ। अब जहां तक पैनिक अटैक्स होने की बात है, देखें कुछ लोगों को 2 महीने में एक दफा पैनिक अटैक होता है, कुछ लोगों को शायद 6 महीने में एक दफा होता है। ये मुख्त इंटेंसिटी है ना। अगर तो आपको लेट से 2 महीने में हो रहा है या 6 महीने में हो रहा है, तब तक तो कोई मसला नहीं है, ये बीमारी नहीं है। डिसऑर्डर बीमारी कब होती है,
जब ये फ्रीक्वेंट आने शुरू हो जाए, मिसाल के तौर पे 2 दिन बाद आना शुरू हो गया, या फिर डेली आना शुरू हो गया, एक दिन में 2-2 3 दफा पैनिक अटैक आना शुरू हो गया, और फिर उससे क्या हुआ कि आपकी एवरीडे लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो गई। अभी आप काम पे नहीं जा रहे कि पैनिक अटैक ना आ जाए, अभी आप किसी से मिल नहीं रहे कि पैनिक अटैक ना आ जाए, सोशल सिचुएशन अवॉइड कर रहे हैं कि अगर आ गया तो मैं क्या करूंगा। अच्छा, अब इसमें एक जो मिसकंसेप्शन जो मैं समझता हूँ कि दूर इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट भी करें कि मतलब अगर नॉर्मल भी अगर किसी सिचुएशन में हम फंस जाते हैं या कोई स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होता है तो हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं, पसीने आने शुरू हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती अच्छा हम क्या करें, हमें ऐसा लगता है जैसे हमारा सर चक्कर आना शुरू हो गया, चक्कर आ रहे हैं। ये मुझे लगता है हर किसी के साथ होता है, एक नॉर्मल बिहेवियर है ये हमारी बॉडी का जो वो शो कर रही होती है जब हम थोड़ा सा स्ट्रेस में होते हैं। तो पैनिक अटैक में और ये जो एक नॉर्मल बिहेवियर है इसमें हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये हमें पैनिक अटैक हो रहा है या फिर ये नॉर्मल सिचुएशन है, इसको ये थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगी। जी देखें, अगर फर्ज करें किसी बच्चे को अपने पेरेंट्स से डांट पड़ गई, या किसी बॉस ने डांट दिया अपने सबऑर्डिनेट को, या कोई किसी से झगड़ा हो गया या कुछ ऐसा ट्रॉमा थोड़ा बहुत हो गया, तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमें ऐसे मामलात आते हैं कि कुछ सांस तेज हो गया, दिल की धड़कन तेज हो गई, परेशान हम बहुत ज्यादा हो गए। ये होता है थोड़ी देर के लिए, और ऐसी सिम्टम्स होती है कि इंसान अपने होशो हवास में रहता है। हाँ जी। उसको ये लगता है कि ये ठीक है, मैं परेशान हूँ, दिल तेज धड़क रहा है, पसीना आ रहा है, लेकिन इसमें कोई ऐसा मसला घबराने की बात नहीं है। और ऐसी सिम्टम्स होती हैं कि लोग इसको ऑब्जर्व भी नहीं करते। मिसाल के तौर पे ऐसा होता है ना, किसी को अगर पेरेंट्स से डांट पड़ रही है तो वो परेशान तो होगा, उसका दिल धड़केगा, पसीना आएगा, लेकिन इस कदर शदीद नहीं होगा कि वो पेरेंट्स की डांट को छोड़ के उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाए, अपनी सिम्टम्स की तरफ। पैनिक अटैक में ये होता है कि सिम्टम इतनी ज्यादा इंटेंस होती हैं, ज्यादा होती हैं कि आप सारे इर्द गिर्द की चीजों को भूल के आप उसकी तरफ फोकस होते हैं। इसको जैसे नहीं उर्फ आम में कहते हैं जैसे दौरा, ये एक बेचैनी का, डर खौफ का एक दौरा होता है, और ये थोड़ा सा आम जो पैनिक होना है, आम जो मसले हैं उससे थोड़ा शदीद होता है, और इस हद तक शदीद होता है कि लोगों को लगता है कि अब कोई खुदा ना खास्ता कोई मेरी जान का मसला बन गया, या कोई बहुत इशू बड़ा बन गया। क्योंकि जिनको भी पैनिक अटैक आता है वो यही समझते हैं कि अब इसमें शायद ये हमारी जिंदगी के आखिरी लम्हात चल रहे हैं। यहां पे मैं एक मिसकंसेप्शन दूर करता चलूं कि पैनिक अटैक्स जो हैं ये बजाते खुद इसका कोई नुकसान नहीं है। अच्छा। मतलब कि अगर पैनिक अटैक किसी को आया तो सबसे पहले ये बात आप याद रखें कि इससे आपकी जान को कोई खतरा नहीं सही है। इससे आप कोई बीमार नहीं हो रहे, इससे आपको कोई इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि आप फौरी तौर पे जी इमरजेंसीज में भागें। गलत कहां पे है, यानी कि नुकसान या बीमारी कहां पे है, जब ये बार बार आना शुरू हो जाए और उससे आपकी एवरीडे लाइफ जो है वो मुतासिर होना शुरू हो जाए। यहां पे ना एक बड़ा एक कॉमन सा इशू ये है कि पैनिक अटैक्स के बारे में माशरे में बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ पाई जाती है। मेरे पास अपने पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं तो वो कहते हैं जी कि पैनिक अटैक हुआ और हमें ऐसे लगा कि अब हमने नहीं रहना। मैंने उनसे जब पूछता हूँ कि जी आपको किसने कहा कि जी पैनिक अटैक से आपको इस तरह से मसला होगा, वो बताते हैं जी फलां वीडियो देखी थी, फलां इस तरह से देखा था सोशल मीडिया पे, उसकी बात सुनी थी, इसकी सुनी थी, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका पैनिक अटैक ऐसी चीज़ों को सुन के ज़्यादा होता है। ज़्यादा क्यों होता है? देखिए, ये पहले ही अगर एक मसला आपको बेचैनी, परेशानी, किसी ट्रॉमा की वजह से हुआ है, अब किसी को अगर ये पता चल जाए कि मुझे कुछ ऐसी बीमारी लग गई है कि जिसकी वजह से कि मुझे कोई मसला ना हो जाए, अब वो क्या हुआ, वो टेंशन परेशानी बढ़ गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो पैनिक अटैक नॉर्मल आपको लेट्स से कोई 15 दिन में आ रहा था, वो अब आपको हफ्ते में एक दफा आना शुरू हो गया। तो ये बात ये है कि ये सबकी मिसकंसेप्शन में दूर करता चलूं कि पैनिक अटैक कोई ऐसी कोई जानलेवा चीज नहीं है, जानलेवा बीमारी नहीं है। बिल्कुल ये आपको होता है, बिल्कुल इसका हम ट्रीटमेंट पे भी बात करते हैं, आपको करवाना भी चाहिए, लेकिन ये बात आप याद रखें कि आज तक दुनिया में किसी एक शख्स की पैनिक अटैक की वजह से जान नहीं गई। अब उसमें दूसरी चीज ये है कि आजकल आपको पता है कि जैसे दिल के काफी मसले हो रहे हैं। मैं वही आने लगी थी कि ये बहुत से लोग कहते हैं हमारा दिल जो है ना वो धड़कना बंद हो जाता है, ये ज्यादा होना शुरू हो जाता है, पसीने आ रहे होते हैं। तो बहुत से लोगों को यही लगता है कि पैनिक अटैक नहीं है, ये हमारा दिल का कोई मसला है, जो हमें शायद कोई हार्ट अटैक हो रहा है जिसकी वजह से ये सिम्टम्स हमें नजर आ रहे हैं। तो बहुत सिमिलर हैं दोनों के सिम्टम्स। जी सिम्टम्स सिमिलर हैं। हाँ। अच्छा, उसमें फिर ये एक हो रहा है कि आजकल ऑब्वियसली हार्ट अटैक्स हो भी ज्यादा रहे हैं, तो जिसकी वजह से जिनको पैनिक अटैक होता है वो सबसे पहले आके यही कहते हैं देखें जी वो जवान था उसको भी तो हो गया। तो जिसकी वजह से पैनिक अटैक्स जो है बढ़ते हैं। अब इसकी ना सिम्टम्स कुछ ओवरलैपिंग हैं, लेकिन उसमें ये है कि अगर किसी को देखना हो कि पैनिक अटैक है या दिल का कोई मसला है, तो ये बात याद रखें
कि जो दिल के हार्ट अटैक में जो पेन है ना चेस्ट में वो शदीद होती है, पैनिक अटैक में उतनी शदीद नहीं होती। ठीक है। दूसरा इसमें फ़र्क ये होता है कि जो दिल के मसले की पेन है वो लोकलाइज नहीं होती, यानी कि वो आपको ओवरऑल होगी, उसके अलावा वो आपके जॉज में भी हो सकती है, बैक पे भी वो ट्रैवल करती है, यानी कि रेडिएट करती है, जिसको हम कहते हैं। पैनिक अटैक की बड़ी एक लोकलाइज्ड होती है कि अगर आपको लेट से इस जगह पे है, इसी पॉइंट पे, तो इसी पॉइंट पे ही आपको रहेगी। और उसमें ये है कि आपके जो चेस्ट पे जो प्रेशर है हार्ट अटैक में ज्यादा होता है, पैनिक अटैक में इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता, और उसकी दूसरी कुछ सिम्टम्स भी होती हैं। अच्छा, अब इसमें मसला ये है कि जब आपको ये लगे कि आपको कोई पैनिक अटैक है, तो दिल या एक तो इस चीज को देखें कि एक ये जो हमने सिम्टम बताई, दूसरा भी इसमें यह है कि इट्स ऑलवेज गुड कि आप किसी से कंसल्ट कर लें, क्योंकि इसमें ये होता है कि बहुत सारे ऐसे हैं लोग जो कि मेरे पास आते हैं जी कि जी पैनिक अटैक का मसला है, उनको सिम्टम देख के मैं उनको कहता हूँ नहीं आप दिल के डॉक्टर के पास जाएं। बहुत सारे दिल के डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी आपको पैनिक अटैक का मसला नहीं, उस डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो ये है कि जब भी आपको, एक तो हमने अलामात बताई, इसमें अपने आप को असेस कर लिया करें, लेकिन अगर फिर भी आपको तसल्ली ना हो तो एक दफा मुस्तनद डॉक्टर से आपको कंसल्ट कर लेना चाहिए। और उसमें लेकिन ये बात आप याद रखें कि अगर पैनिक अटैक है या पैनिक डिसऑर्डर है तो इसमें जान को कोई खतरा नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो ये मैं सबके लिए, पैनिक अटैक्स वालों के लिए खुशखबरी देता चलूं कि जान आपकी महफूज है। उसके बाद हम ट्रीटमेंट मतलब पे ये आते हैं। एक कंडीशन है आपकी जो उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा कह लें कि पैनिक कर देती है उस सिचुएशन को लेकर, लेकिन ये आपकी जान को ख़तरा नहीं लाहक होता है। अलबत्ता आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो फिर ये कहीं ना कहीं वर्स कंडीशन होती जाएगी और वो आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी को, ओवरऑल आपकी हेल्थ को जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगी। अच्छा, ये बच्चों में भी मैंने आजकल बहुत देखा है, 12 साल 13 साल 11 साल के बच्चे भी, वो भी पैनिक हो रहे होते हैं सिचुएशन में, वो भी कहते हैं जी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, पैनिक अटैक्स हो रहे हैं। मतलब इतनी सी उम्र में हमें तो नहीं पता था कि पैनिक अटैक क्या होता है, अब जाके पता चला अच्छा वो कंडीशन थी उसमें पैनिक अटैक्स होते हैं। अब बच्चों को भी, इवन दो के बड़ों को भी, हर कोई इस चीज़ से गुजर रहा होता है, तो उनके लिए अब 1 बाय 1 हम आ जाते हैं कि अगर बच्चों में ये चीज़ पाई जा रही है पैनिक अटैक्स वाली, तो फौरी तौर पर हमें क्या करना चाहिए? जी देखें, जहाँ तक पैनिक अटैक्स की बात है, किसी भी एज में अगर हो तो ये बात आप याद रखें कि ये होते हमारे जहन के मसलों की वजह से हैं। ठीक है। अब पैनिक अटैक्स अगर तो फ्रीक्वेंट होते रहें तो फिर ये हो गया पैनिक डिसऑर्डर, बीमारी हो गई। अब चाहे पैनिक डिसऑर्डर है या भी पैनिक अटैक है, किसी भी एज में है, इसको हमने मैनेज कैसे करना है। सबसे पहले तो ये बात आप याद रखें, ये भी माशरे में एक बड़ी गलत फहमियां पाई जाती हैं कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि फलां की वीडियो देखी थी, फलां को देखा था, वो कहता है जी कि पैनिक अटैक कभी ठीक ही नहीं होता। बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, पैनिक अटैक बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इवन कि किसी को पैनिक डिसऑर्डर भी हो जाए तो वो भी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बात है कि हमने इसको ठीक कैसे करना। मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि बहुत से लोग हमें ये गलत मशवरे दे रहे होते हैं कि ये चीज़ें सही नहीं होती है। मैं भी कभी इस चीज़ का शिकार हुई थी। मतलब इसी स्टूडियो में मैं जब स्टार्टिंग में आई थी, अपना मैं रिवील कर देती हूँ, सीक्रेट है, बहुत से लोग जो पुराने हैं वो जानते हैं, जब मैं न्यूज़ करती थी तब मैं बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक का शिकार होती थी, और भी सारी चीज़ें, कंडीशंस चल रही होती थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैं इधर बेहोश हो गई। मैं न्यूज़ पढ़ते पढ़ते मुझे चक्कर आ गए, आंखों के आगे ब्लैकआउट हो गया, वो कंडीशन ऐसी थी, मैं बेहोश हो गई और मुझे यहाँ से फिर हॉस्पिटल लेके जाया गया। उसके बाद फिर मुझे पता चला कि ये पैनिक अटैक्स हैं जिसकी वजह से मेरी सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, और उसको मैंने खुद कोप अप किया। उसके बाद में पढ़ा, रिसर्च किया, डॉक्टर से थोड़ी बहुत हेल्प सीख की, और उसके बाद मैं अपने आप को बेहतर कर लिया। ये आपकी विलिंग होती है कि आपने अपने आप को उस चीज में से निकालना है कि नहीं निकालना। जैसे आपने बहुत अच्छा मैनेज किया, लोग भी बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं इसको, अगर आप इस चीज को समझें। अगर आप मुस्तनद जो इन्फॉर्मेशन है, ये मुस्तनद डॉक्टर से कंसल्ट करें, तो जैसे वो आपको बता देगा कि जी ये इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन मसला ये है कि ये सिचुएशन वर्स कैसे होती है, जब ये कंडीशन हुई इंसान डर गया। अब डर के उसने क्या किया, उसने जाके कोई गूगल कोई इस तरह से कुछ करना शुरू कर दिया। अब मसला ये है कि ज्यादातर जो ऐसी इंफॉर्मेशन है वो सब मिसलीड हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं जो सोशल मीडिया इधर बताते हैं वो खुद क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं होते। अब उसमें क्या होता है कि जब देखें ना, आप इस चीज को समझें, किसी को हो गया पैनिक अटैक, उसको ये लग रहा है कि अब मैंने बचना नहीं है। कोई ऐसी एक वीडियो सामने आ गई है, उसने कोई सर्च करके देख ली जिसमें किसी ने खुद सेल्फ क्लेम डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं बचना जी, इसका कोई इलाज है ही नहीं। तो आप देखें फिर मसला क्या होता है, मसला बढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा कोप अप किया। इससे मैं लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि आप खुद भी कोप अप कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जब तक सिर्फ पैनिक अटैक है। डिसऑर्डर है उसकी फिर हम बात करते हैं कि उसको कैसे ठीक करना है। अच्छा,
अच्छा, अगर किसी को पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, सही है, ये बात क्लियर होगी, जान को कोई खतरा नहीं है, ये भी कुछ बात भी नहीं, बिल्कुल आपके सामने ही बैठे हुए हम पैनिक अटैक्स ले लेके भी इधर ही बैठे हुए, कुछ नहीं होता, मैनेज करना आना चाहिए इनको। बिल्कुल। जान को कोई खतरा नहीं सही है। है। दूसरा ये है कि जी ये आपके जहनी मसाइल की वजह से है। अब इसको जो जहनी मसले आपके हैं, कोई पास के ट्रॉमाज हैं, कोई एंग्जाइटीज हैं, कोई परेशानियां हैं, जैसे जैसे आप उनको रिजॉल्व करते जाएंगे, जो पैनिक अटैक्स हैं ये आपको कम होते जाएंगे। अब अगर पैनिक अटैक किसी को फौरी तौर पे आ जाता तो है, क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए कि अगर आ जाता है। अच्छा ना, इसमें भी मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि कुछ ऐसी टेक्निक्स वो भी मार्केट में आम है, जिसमें ये होता है कि वो ना अक्सर मुझसे पेशेंट आके कहते हैं डॉक्टर साहब वो जो फलां की टेक्निक थी, फलां की टेक्निक थी, देखे ना पैनिक अटैक ड्राइंग रूम में बैठे हुए तो नहीं आएगा, ये तब तो नहीं आएगा जब हम ये एक्सरसाइजेस कर सकें, ये तो मार्केट में भी आ सकता है, ये आपको जॉब प्लेस में भी आ सकता है। तो कोई ऐसी टेक्निक्स जो फौरी तौर पे हम वहां पे लोगों के सामने या थोड़ा सा साइड पे होकर कर सके, क्योंकि पैनिक अटैक जब आएगा तभी करनी है ये टेक्निक। देखिए बड़ी आसान सी चीज है, जब आपको पैनिक अटैक आ रहा है तो सबसे पहले बात ये आपने इस प्रोग्राम के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि जान को कोई खतरा नहीं है। ये आपके क्लियर हो गई, जान को कोई खतरा नहीं है। अब अगर आपको लोगों के दरमियान पैनिक अटैक आ जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, या आप मार्केट वगैरह में कहीं पे आ जाए क्या कर सकते हैं। देखें सबसे पहले ना आप अपनी सेंसेस को एक्टिव करें। मतलब सेंसेस को कैसे एक्टिव करना है, आपको पैनिक अटैक आ गया, आप अपना जो फोकस है वो पैनिक अटैक पे ना रखें, अपनी सिम्टम्स को ना डॉक्टर बने कि ये हो रहा है वो हो रहा है। आपको ये करना है कि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को ऑब्जर्व करना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पे मॉल में किसी को आ जाता है तो आप क्या करें, आप लोगों को ऑब्जर्व करें, लोगों के ड्रेसेस देखें, उनका वो जो डिजाइन देखें, आप देखें कि मॉल का स्ट्रक्चर डिस्ट्रैक्ट करें, स्ट्रक्चर क्या है। अच्छा, जब हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, ये काउंटर प्रोडक्टिव होता है। अपने आप पे जुल्म नहीं करना, हमने सिर्फ ये करना है कि इर्द गिर्द की चीजों को देखना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पर अगर अभी यहाँ पे फर्ज करें किसी को पैनिक अटैक आ जाता है तो वो क्या देखेगा, वो ये कैमरा को देख सकता है, उसको माइन्यूट चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये स्टूडियो में कलर देख सकते हैं, ये सोफे के ये ये इंटीरियर वगैरह। इससे क्या होगा कि आपको क्या होगा कि आप खुद ब खुद डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जब हम खुद डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं ना, इसके बारे में नहीं सोचना, उसके बारे में नहीं सोचना, तो ये काउंटर प्रोडक्टिव होता है, ऐसा होता नहीं है। उसके अलावा जी आप क्या करें कि आप आहिस्ता आहिस्ता ना सांस लें। अब देखिए मैं वो टिप्स बता रहा हूं जो आप सारी दुनिया के सामने कर सकते हैं। मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता आपने सांस खींचा 4 सेकंड के लिए, मतलब कि लोगों को भी बेशक ऑब्जर्व ना करें, लोग इतने आप आसानी से 4 सेकंड के लिए सांस खींचें, उसके बाद 4 सेकंड के लिए सांस को वहीं पे रोकें। अच्छा, उसके बाद फिर 4 सेकंड आपने लेने हैं सांस को बाहर निकालते, मतलब कि इतनी आहिस्ता से सांस लेना है। 4 सेकंड के लिए होल्ड किया, उसके बाद 4 सेकंड के लिए इसको हमने कर दिया। अब देखिए ये ऐसी चीज है कि आप किसी के सामने भी कर सकते हैं, दूसरा शख्स आपको ऑब्जर्व भी नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके पास है ऐसी सिचुएशन में है कि जहां पे आपके पास टाइम है या लोग आपको ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तो फिर इसका बहुत आसान सा तरीका है, अपने ये जो हाथ हैं ये ऐसे अपनी चेस्ट पे रखने, ये फिंगर जो है, ये दोनों थंब जो है आपके यहाँ पे हो, और आपने साथ ऐसे टैप करना है और साथ सांस लेना है, और साथ ये भी कह ले ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ये भी आपको बहुत ज्यादा जो है ना वो वैसे इस मामले में ये बेहतर है, हेल्पफुल होगा। तो ये ऐसे करके ना, ठीक है, सांस और टैप। अच्छा, ये भी आप कहीं पे भी आमतौर पे कर सकते हैं। ये कर सकते हैं। अच्छा, इसकी एक और टेक्निक है, लेकिन वो आप सबके सामने नहीं कर सकते, उसमें वो तो ऑब्वियसली अगर आप अकेले हैं, मसल रिलैक्स आप करें। ये चौथी टेक्निक है, और मसल रिलैक्सेशन की कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जहां पे जितना आप कर सकते हैं, मसलन कि अगर आप ऑफिस में बैठे हैं, आप अपने हाथ को ऐसे करके मुट्ठी को बंद करें, इसको बंद करें। अगर ज्यादा आपके पास ऑप्शन है, आपको ऑब्जर्व नहीं कर रहा, ऐसे ये, ठीक है। उसके अलावा आप ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। अपने पेट के मसल्स को ऐसे खींच सकते हैं अंदर, ऐसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यही जो है आप अपनी लेग्स को भी ऐसे करके फोल्ड कर सकते हैं। लेकिन ये हम कब कर सकेंगे, जब हम अकेले होंगे, सबके सामने वो जो पुराने वाली टेक्निक्स पहले वाली कहीं आप ये करें, आपका पैनिक अटैक फौरी तौर पे खत्म हो जाएगा। ये तो हो गया पैनिक अटैक का फौरी इलाज टेक्निक, ठीक है। अगर डिसऑर्डर में चेंज हो जाता है तो फिर क्या किया जा सकता है लास्ट मिनट? अच्छा जी, अगर आपका डिसऑर्डर में चेंज हो जाता है तो फिर आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। आजकल बड़ी अच्छी अच्छी दवाइयां भी हैं, थेरेपीज भी, आपने स्टार्ट में CBT का जिक्र किया था, और भी मुख्तलिफ थेरेपीज हैं, ये
ठीक हो जाता है। पैनिक अटैक जब हो या डिसऑर्डर हो, इसको ठीक करवा लें, क्योंकि ये जानलेवा नहीं है, लेकिन इसका आपकी जिंदगी पे इतना असर हो सकता है कि जितना कोई खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ी बीमारी का हो सकता है, हम काम करने के काबिल नहीं रहते। बिल्कुल ऐसे ही है, वो आपकी जितनी भी रोजमर्रा की चीजें हैं, मामलात हैं, वो आपका डिस्टर्ब रहेगा ना, आप उस चीज को अगर अच्छे तरीके से एड्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर फौरी तौर पर आपको हल चाहिए वो भी बता दिया है, और अगर ये डिसऑर्डर की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो उसके लिए भी आपको थेरेपीज लेनी चाहिए। डॉक्टर अली अजमल हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच कि आप आए, इसके ऊपर बात की। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।